तो ये कहानी आरिसू की है, जो कि रोज रात को 12 बजे एक रेडियो लाइव स्ट्रीम पर एक लड़की के साथ बात करता था। लेकिन एक दिन अचानक से वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। पर आरिसू का उस लड़की पर क्रश था, इसलिए वो ठान लेता है कि वो उस लड़की को जरूर ढूंढेगा। लेकिन परेशानी ये है कि आरिसू के पास उस लड़की की आइडेंटिटी नहीं है, पर उसे ये पता था कि वो कैसे टाइप के स्कूल में पढ़ना चाहती है। तो आरिसू भी उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात 4 लड़कियों से होती है, जिनकी आवाज सेम उस लड़की की तरह ही होती है। फिर वो उन लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है, जहाँ पर धीरे धीरे उन लोगों के बीच रोमांटिक फीलिंग्स आने लगती है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या आरिसू उस लड़की को ढूंढकर अपनी फीलिंग्स उसे बता पाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका मिस्टीरियस नाम अपोलो होता है, जो कि अपने आरिसू से बात कर रही होती है। फिर आरिसू पूछता है, वैसे अपोलो तुम कौन से हाई स्कूल में जाना चाहती हो? तो अपोलो कहती है, वो जरूर एक ऑल गर्ल स्कूल होना चाहिए, जहाँ पर मुझे उम्मीद है कि मुझे समुंदर देखने को मिल जाए। फिर कुछ सालों बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है पूरिन हाई स्कूल, जहाँ की एक क्लास में एक टीचर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरिन गर्ल्स स्कूल अब पूरिन बॉय स्कूल के साथ मर्ज हो गया है। लेकिन ये कहते कहते वो बीच में एक गलती कर देता है। तो ये सुनकर एक लड़का खड़े होते हुए कहता है, अरे सेंसे, आखिर आपने अभी ये गलती क्यों की? मुझे लगता है कि आपकी स्पीच बहुत ज्यादा अनपरफेक्ट थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्पीच को दोबारा बोले। तो वो टीचर उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो कहता है, अच्छा आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? और फिर वो अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है और कहता है, मेरा नाम है यामाबुकी आरिसू, मैं यामाबुकी परिवार का वारिस हूँ, और वो आदमी जो जापान को फ्यूचर में ऊंचाइयों पर ले जाएगा, इसलिए मेरी किस्मत में परफेक्ट होना लिखा है। और ऐसे ही वो अपनी बहुत सारी तारीफ करने लगता है। फिर वो कहता है, पर मेरे अंदर अभी भी एक कमी है, मैं अभी सिर्फ 99% परफेक्ट हूँ, और उस 1% को पूरा करने के लिए मुझे लेडीज से थोड़ी मदद चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप बारी बारी आएं और मुझे आई लव यू बोले। फिर पहला पीरियड खत्म हो जाता है और आरिसू के पास उसके दोस्त आकर कहने लगते हैं, आरिसू तुम्हारी वजह से ही लड़कियों ने हम लड़कों को पहले दिन से ही अजीब तरीके से देखना शुरू कर दिया। पर आरिसू तो अभी भी अपनी तारीफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके क्लास की एक लड़की आती है और कहती है, अच्छा तो तुम यामाबुकी परिवार से हो, मैंने सुना है कि वो परिवार बहुत ज्यादा अमीर है, और मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि वो आई लव यू वाली बात क्या थी? क्या तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो? मैं इस रोल के लिए अप्लाई करना चाहूंगी। तो आरिसू उठते हुए कहता, अच्छा तो अभी मुझे आई लव यू बोलो। पर उसके इस तरीके के बिहेवियर ने उस लड़की को थोड़ा सा हैरान कर दिया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती। तो वो कहता, तुम्हारे अंदर थोड़ी विल पावर की कमी है। तभी वो घड़ी की तरफ देख कर कहता है, बाथरूम जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट हूँ कि मेरे पेट के बैक्टीरिया भी जानते हैं कि उन्हें कब बाहर आना है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्लास के लोग कहने लगते हैं, आखिर इस लड़के को हुआ क्या है? तो उसके दोस्त बताते हैं, आरिसू मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर से ही किसी को ढूंढ रहा है, पर उसे नहीं पता कि वो लड़की कैसी दिखती है। फिर हमें आरिसू को दिखाया जाता है, जो कि कॉरिडोर में चलते हुए कुछ लड़कियों की आवाज सुनता है और अपोलो की आवाज से उसे मैच करने की कोशिश करता है, पर वो समझ जाता है कि अपोलो नहीं है। तभी उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और उसके हैरान होने की वजह ये थी कि उसने अपोलो के ब्रॉडकास्ट की नोटिफिकेशन साउंड को अपने फोन में लगा लिया था। उसके बाद वो हमें बताता है, मिडिल स्कूल में मैं एक रेडियो शो सुनता था, जिसे कि एक लड़की होस्ट करती थी, और उसने अपना नाम अपोलो रख रखा था। उसके बाद अपोलो कहती है, मिडनाइट हट ट्यून में तुम्हारा स्वागत है। फिर अरिसू आगे बताता है, उसके पास मुश्किल से कुछ लिसनर्स थे, और कभी कभी तो बस हम दोनों ही बात करते थे, और वो हमेशा एक ही सेंटेंस के साथ अपना शो खत्म करती थी। आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ कल भी हैंग आउट करना मेरे प्यारे लिसनर। और तभी प्रेजेंट में एक लड़की आरिसू के कान में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो आरिसू ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है, फिर तुम कौन हो? और वो लड़की कहती है, क्या तुम ये नहीं सुनना चाहते थे? और वैसे भी ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है, तुम तो बाथरूम जाने वाले थे ना? तो कहता, हाँ मैं भूल गया था, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स लंच कर रहे होते हैं, और आरिसू भी वहाँ पर होता है, जो कि उस लड़की की आवाज को याद करके कहता है, उसकी आवाज बिल्कुल अपोलो जैसी थी, पर मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो अपोलो ही होगी। तभी वहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है, जिसमें एक लड़की बोल रही होती है, जिसकी आवाज सुनकर आरिसू को वो बिल्कुल अपोलो जैसी लगती है, इसलिए वो जल्दी से उठकर वहाँ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो हमें बताता है, अपोलो ने मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर के लास्ट तक रेडियो शो को बंद कर दिया था, और उसने अपने सारे अचीव्स भी डिलीट कर दिए। लेकिन मुझे हमारी चैट से पता था कि वो मेरे सेम एज की है और सेम प्रीफेक्चर में रहती है, और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो एक ऐसे ऑल गर्ल हाई स्कूल में जाना चाहती है, जहाँ से समुंदर का नजारा दिखे। इसीलिए मैंने उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाया, और मुझे एक स्कूल मिला जो कि उसकी बातों से 90% मैच करता था। इसीलिए मैंने उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ टाइम बाद वो स्कूल कोएड होने वाला है। उसके बाद वो ब्रॉडकास्टिंग रूम तक पहुंच जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मेरे दिल में है, जिससे कि मैं खुद को 100% परफेक्ट बना पाऊंगा। तभी वो गेट खोल देता है, तो देखता है वहाँ पर 4 लड़कियां हैं, जो कि इस क्लब की मेंबर्स हैं। वो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। तो ये सुनकर वो सारी लड़कियां उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि अभी भी ब्रॉडकास्टिंग चालू थी। फिर वो लोग ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर देते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है, अरे तो वही लड़का जिससे मैं कॉरिडोर में मिली थी। तो दूसरी लड़की पूछती है, क्या तुम इसे जानती हो रिका चांद? फिर उसमें से एक लड़की पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और दूसरी लड़की गुस्से में कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि हमारा स्कूल कोएड होने के बाद
और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। तभी आरिसु खड़ा होते हुए कहता है मुझे माफ करना, और वो अपने मन में कहता है रिका अपोलो जैसा साउंड करती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये चारों ही अपोलो जैसा साउंड कर रही है। फिर वो कहता है काले बालों वाली लड़की की आवाज और उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल उसके जैसी ही है, और ट्विन टेल की टोन बिल्कुल वैसी है जब अपोलो गुस्सा होती थी, और सफेद बालों वाली लड़की का धीरे बोलने का तरीका बिल्कुल उसी की तरह है जब उसके पेरेंट्स घर पर होते थे, और रीका की आवाज भी वैसी ही है। फिर वो खुद के बारे में कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 साल के गैप में मैं उसकी आवाज को पहचान नहीं पा रहा। फिर रीका कहती है क्या तुम भी प्रो बनना चाहते हो? फिर दूसरी लड़की जिसका नाम शिनोबू है वो कहती है क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब तो यही होगा। आरिसु कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो उसमें से जो गुस्से वाली लड़की थी वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, और इस लड़की का नाम नेने है। फिर वो सफेद बालों वाली लड़की कहती है हम सब अपनी आवाज से करियर बनाना चाहते हैं, और इस लड़की का नाम इकू है। फिर इकू अपना सपना बताती है कि वो एक वीटूबर बनना चाहती है। शिनोबू कहती है मैं एंकर बनना चाहती हूँ। रीका कहती है मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, और नेने बताती है मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर उसे याद आता है कि अपोलो ने भी कहा था कि वो अपनी वॉइस के साथ करियर बनाना चाहती है। तभी शिनोबू कहती है मैंने सुना है कि तुमने एक पागलपन वाला सेल्फ इंट्रो दिया था, उसका मतलब क्या था? मेरे लवर बनो और मेरे बच्चों की माँ बनो, क्या तुम यही कहना चाहते थे? तो आरिसु बोलता नहीं वो मेरा मतलब। तभी नेने उसे एक लात मारकर कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम ठरकी कहीं के, तुम दिखते भी ठरकी हो, मुझे पक्का यकीन है तुमने अपना क्लाउड स्टोरेज गंदी फोटोज से भर रखा होगा। तो आरिसु कहता है मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। तभी इकू कहती है क्या वो मैं हूँ, और वो अपनी अवतार के साथ उससे बात करने लगती है। रीका कहती है मैं समझ गई, तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। फिर वो कहते नहीं तुम मुझसे मिलने नहीं आए, और वो हंसने लगती है। आरिसु कहता है तुम बिल्कुल सही हो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, और मैं यामाबुकी परिवार की कसम खाता हूँ कि मेरे कोई भी गलत इरादे नहीं है, मैं बस तुमसे दोबारा मिलना चाहता था और तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ठीक है अगर यहाँ कोई अपोलो है तो हाथ उठाओ। तो लोग पूछने लगते हैं आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो आरिसु समझ जाता है कि आखिर अपोलो अपनी आइडेंटिटी क्यों बताएगी, लेकिन आवाज के हिसाब से इनमें से पक्का कोई ना कोई अपोलो ही है, इसलिए मुझे उससे सीधा नहीं पूछना चाहिए। तभी सिनोबू कहती है हमें अपने ब्रॉडकास्ट पर वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और अपने मन में कहता है मेरे पास अभी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे मौके होंगे। फिर वो लोग कहते हैं यहाँ पर वापस मत आना क्योंकि बाहरी लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। तभी उसे याद आता है कि अपोलो ने कहा था उसे एक वॉइस वर्कर की जरूरत होगी जो कि उसके साथ मिलकर उसकी मदद करे। तभी आरिसु कहता है मैं वॉइस वर्क में माहिर हूँ, इसका मतलब मैं खुद एक प्रो हुआ, और इसीलिए मेरे पास भी इस क्लब को ज्वाइन करने का पूरा हक है, और ये साबित करने के लिए मुझे इस क्लब की कमियों को बताने की परमिशन दो। और सबसे बड़ी कमी है वो इक्विपमेंट्स जिससे कि बहुत ज्यादा शोर आता है, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम प्रो बनना चाहते हो, सुनकर तो हंसी आ रही है। तो लोग कहने लगते हैं तुम्हारा मतलब तो सही है लेकिन ये स्कूल पुराना है, इसलिए हमारे पास जो सामान है वो भी पुराना है। तो आरिसु बोलता है अगर तुम मुझे अपना क्लब ज्वाइन करने दो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नए इक्विपमेंट्स ला कर दूंगा। दरअसल मैंने पिछले महीने स्टॉक मार्केट में 1 मिलियन येन कमाए हैं। शिनोबू बोलती है सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तरीका कहती है आसपास थोड़ी मैन पावर होना एक अच्छी बात है। नेने कहती है पर ये कैसे हो सकता है? तरीका कहती है मुझे उसकी आवाज पसंद है। तो ये सुनकर उसे फिर से अपोलो की याद आ जाती है। आरिसु कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट बनकर इस क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। नेने कहती तुमसे किसने कह दिया कि तुम प्रेसिडेंट बनोगे? हमारी प्रेसिडेंट रीका है। इको कहती है हम उसका एहसान कैसे चुकाएंगे? शिनोबू कहती है लेकिन वो पैसे वाला है, उसे भला क्या चाहिए? रीका कहती है मैं जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए। तो लोग उससे पूछते हैं तो रीका उन्हें बता देती है। तो सुनकर वो लोग थोड़े से शौक हो जाते हैं, और रीका कहती है हमें ये करना होगा। फिर वो आरिसु से कहती है क्या तुम 1 सेकंड के लिए घूम सकते हो? तो वो घूम जाता है। उसके बाद वो चारों उसके करीब आ जाते हैं और उससे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? रीका कहती है क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हें ये बोले? तो आरिसु कहता है मैं भूल गया कि मैं अपना लंच कर रहा था, ठीक है तो मैं जाता हूँ। और वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपोलो से दोबारा ऐसे मिलूंगा। फिर हमें उसको वापस से पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जब अपोलो लाइव स्ट्रीमिंग खत्म कर रही थी तभी उसने कह दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, गुड नाइट। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो कहता है अगर अपोलो ने उस बात को अपने स्टोरेज में सेव करके रखा होगा तो वो मुझे ब्लैकमेल कर सकती है, तो इसीलिए मुझे हर हाल में अपनी कही हुई बातों को डिलीट करवाना होगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द अपोलो को पहचानना पड़ेगा। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अब आरिसु उस क्लब का मेंबर बन गया था और इसीलिए वो लोग उसके लिए वेलकम पार्टी कर रहे थे। आरिसु ये सब देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन नेने बोलती है बेहतर होगा कि तुम काम के बनो, ठीक है एरेंड बॉय। तो वो हैरान होते हुए बोलता है एरेंड बॉय? तो लोग कहते हैं हाँ तुम चपरासी हो, क्योंकि हमारे क्लब की एडवाइजर एक लड़के को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी और उन्होंने कहा कि अगर तुम एक चपरासी बनोगे तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो वो अपने मन में सोचता है मुझे अपना गोल पूरा करने के लिए बस इस क्लब को ज्वाइन करना है, तो इसीलिए मैं अब अपोलो को ढूंढूंगा। वो कहता है चलो ठीक है, एक चपरासी ही सही, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपना काम पूरी जी जान से करूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिसु अपने नोटबुक में उन चारों के लिए नोट्स बनाने वाला था। उसके बाद वो क्लब रूम में जाता है जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट शिनोबू बैठी हुई थी। वो उससे पूछता बाकी लोग कहाँ हैं? तो वो बताती है
है वो लोग अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। फिर वो देखता है कि उसके पास एक स्क्रिप्ट रखी हुई है तो वो उस बारे में पूछता है। शिनोबू बताती है मैं कई बार अपनी वर्ड्स को गलत बोल देती हूँ इसीलिए मैंने उन्हें मार्क कर रखा है। उसके बाद वो ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देती है जहाँ पर वो सब कुछ अच्छे से बोल रही थी लेकिन बीच में ही उसके वर्ड्स गलत होने लगते हैं। आरिसू नोट्स लिख रहा था, वो रुक कर कहता है तुम तो अभी भी गलतियां कर रही हो। तो शिनोबू बोलती है अरे आरिसू चुप हो जाओ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं आरिसू तुम एक नंबर के बेवकूफ हो क्या। शिनोबू कितनी प्यारी आवाज में हम लोगों को डिटेल बता रही थी और तुमने बीच में उसे टोक दिया, पर वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और अब उसकी लिस्ट में दूसरे नंबर पे नैना थी इसीलिए वो उसके पास आ जाता है जहाँ पर नैना बहुत सारे स्टूडेंट्स से घिरी हुई थी और वहाँ पर वो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि नैना क्या तुम्हें भी वो वाली मांगा पसंद है। जिस मांगा का नाम सुनकर आरिसू अपने मन में कहता है ये मांगा तो अपोलो को भी पसंद थी। फिर उनमें से एक लड़की उसे वो मांगा पकड़ाते हुए कहती है प्लीज नैना चांद क्या तुम इसमें जो प्रिंसेस है उसकी डबिंग करके दिखा दोगी। तो नैना कहती है ठीक है मैं करके दिखाती हूँ और वो उसमें आवाज देने लगती है जिसकी आवाज सुनकर सब लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं, साथ में आरिसू भी हो रहा होता है। लेकिन तभी उसे डायलॉग्स को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद नैना देखती है कि आरिसू उसे घूर रहा है तो वो कहने लगती है वो लड़का मुझे घूर रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो जो भी उसके फैंस थे वो कहने लगते हैं अपनी नजर हमारी स्टार पे से हटाओ बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मार खाना चाहते हो। तो आरिसू वहाँ से चला जाता है और वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर ईको आती है और वो उसे हेलो बोलती है तो वो अचानक से सुनने की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो उससे कहती है मुझे माफ करना, मैं कलर कॉन्टेक्ट लेंस बस दिखाने के लिए पहनती हूँ, मेरी नजर कमजोर है इसलिए मुझे पास में आकर सबसे बात करनी पड़ती है। उसके बाद आरिसू उठता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ईको कहती है ये जगह मेरे स्ट्रीम के लिए रिजर्व हो रखी है। उसके बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है लेकिन वो बस हेलो बोलती है और बाय बोलती है, उसके बाद स्ट्रीम खत्म कर देती है। तो आरिसू बोलता क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो ईको कहती है ये लाइव स्ट्रीम मेरे ब्रेक के टाइम पर है इसीलिए मैं इसमें इतना ही कहती हूँ। तो वो कहने लगता है लेकिन कोई लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे थोड़ी होती है। ईको कहती है मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स खुश हैं तो मेरे लिए इतना ही काफी है। तो आरिसू वहाँ से चला जाता है। ईको अपने मन में कहती है क्या मैंने उसे नाराज कर दिया। दूसरी तरफ आरिसू अपने मन में कह रहा था कितना गैर जिम्मेदार क्लब है, मैंने तो अभी तक उस सिंगर को देखा भी नहीं है। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर अपोलो कह रही होती है कि मुझे वॉइस से जुड़े काम करने हैं, जैसे एक सिंगर बनना, एंकर बनना या फिर कोई वॉइस एक्टर बनना। तो वो कहता है हाँ मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो और मैं भी वॉइस वर्क के बारे में सब कुछ सीख लूंगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अपोलो कहती है तो ये वादा रहा, मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगी, तो चलो साथ में एक प्रोफेशनल दुनिया देखते हैं। और प्रेजेंट में आरिसू बोलता है क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे वो वादा याद है। उसके बाद सॉन्ग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है और इस तरफ रीका और ईको आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर रीका कह रही थी मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं आरिसू हमारे बारे में क्या सोचता होगा। तभी ब्रॉडकास्टिंग रूम में आरिसू आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग इससे सेटिस्फाई हो। तो शिनोबू बोलती है आरिसू अभी हम लाइव हैं। तभी पीछे से नेने आकर कहती है तुम पागल हो क्या, तुम ये सब क्या कर रहे हो। आरिसू कहता है इस गाँव के पब्लिक स्कूल में अगर ये लड़कियां ऐसे ही मेहनत करने से खुद को पीछे करते रहेंगी तो इनका कुछ भी नहीं हो पाएगा और आप लोग इन लोगों को खाली पीली में ही प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, ऐसे इन लोगों का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। फिर वो अपने मन में कहता है अगर अपोलो हमारा वाला वादा भूल गई है तो मैं उसे याद दिलाऊंगा। और प्रेजेंट में वो बोलता है अगर मुझे नहीं पता कि उनमें से अपोलो कौन है तो मुझे उन सबको अपने साथ करना होगा। जो क्लब मुझ जैसे इंसान का हिस्सा है उसे भी मेरे जैसा परफेक्ट होना चाहिए। मैं आज ये अनाउंस करता हूँ कि मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब के सभी मेंबर को गाइड करूंगा और उन्हें प्रो बनाऊंगा, चाहे वो कोई बड़ी सिंगर हो या वो कोई टीवी स्टेशन की एंकर हो या कोई सबसे ज्यादा व्यूअर वाली यूट्यूबर हो या फिर एक वॉइस एक्टर हो। मैं अपना वादा निभाने आया हूँ तो अब तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, मेरी तरफ से बस इतना ही। उसके बाद वो चारों से बाहर फेंक देते हैं और फिर वो वापस से ब्रॉडकास्टिंग को शुरू कर देते हैं और सबसे माफी मांगते हैं। लेकिन तभी आरिसू के पास एक नोटिफिकेशन आता है तो उसे लगता है उसकी मॉम ने मैसेज किया है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर अपोलो लाइव आ रखी थी और अपोलो कहती है मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन मुझे माफ करना मैं नहीं बता सकती कि मैं ही अपोलो हूँ। हालांकि मुझे हमेशा दुख होता था कि मेरे लिसनर कम है, पर सच तो ये है कि मैं बस तुमसे ही बात करके खुश हो जाती थी। जब मैंने कहा था आई लव यू वो सिर्फ तुम्हारे लिए था और वो उसने धीरे से बोला था इसीलिए शायद आरिसू वो सुनता नहीं है। आरिसू कहता है अच्छा तो अपोलो लाइव करके ये बताना चाह रही है कि वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब से ही है। तो वो गेट खोलकर देखना चाह रहा था लेकिन वो वहाँ से आगे बढ़कर कहता है जितना छुपाना है छुपा लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं तुम सबको प्रोफेशनल बनाऊंगा। और अपोलो के लाइव स्ट्रीम से चारों लड़कियों की हंसने की आवाज आती है, इसका मतलब वो सही में ब्रॉडकास्टिंग क्लब से ही है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिसू उन लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा था ताकि उनका शरीर फिट हो जाए, तो उस वजह से उनकी आवाज भी अच्छी हो जाएगी। नेने कहती है ये सही है पर इतनी सुबह सुबह ये करना जरूरी है। ईको कहती है मुझे आइसक्रीम चाहिए। अभी शिनोबू देखती है कि आसमान में जो पंछी उड़ रहे हैं उनमें से एक के पास मुंह के अंदर एक एयरबड है। तो आरिसू कहता शायद वो मेरा है क्योंकि कल मुझसे वो गिर गया था और फिर वो उल्टा भागते हुए उसके तरफ जाने लगता है। वो लोग कहते हैं अरे तुम उल्टे भागते हुए भी हमसे तेज कैसे हो। उसके बाद आरिसू अपना एयरबड उस पंछी से ले लेता है और फिर वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। आरिसू कहता है चलो वार्म अप यहीं पर खत्म होता है। रीका कहती है मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि यहीं पर फट जाएगा। आरिसू कहता है तेज धड़कन किसी घबराहट
प्रतिक्रिया बेचैनी की वजह से होती है और वो हंसने लगता है। नेने कहती है तुम हमारे कोच की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम हमें प्रो बनाने के लिए इतने ज्यादा सीरियस हो? आरिसु कहता है हाँ, यकीन रखो मैं अपना वादा पक्का पूरा करूंगा। नेने कहती है ज्यादा 30 मार खा मत बनो। शिनोबु नेने को शांत करवाती है और कहती है वो सही बोल रहा है, हम काम चोरी करते थे इसीलिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये ठीक है। रीका कहती है तुम बातें तो बड़ी बड़ी कहते हो, तो बताओ तुम हमें प्रो बनाने में इतना ज्यादा अड़े क्यों हो? क्या हम वाकई तुम पर यकीन कर सकते हैं? तो आरिसु कहता है हाँ बिल्कुल, मैं पानी की वो वेव हूँ जो तुम सबकी नाव को उठा देगी। नेने बोलती है तुम अपने दावे को साबित कैसे करोगे एरंड बॉय? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल साबित करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें नाश्ता कर लेना चाहिए, इसलिए चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। पर वो लोग उससे कहते हैं हमें पहले क्लब जाना होगा। आरिसु पूछता है लेकिन तुम लोग भाग क्यों रहे हो? नेने कहती है बेवकूफ कहीं के, हम लोग क्लब इसीलिए जा रहे ताकि हम चेंज कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ है। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आरिसु उन लोगों के लिए उनके कमियों के नोट्स बनाकर लाया था और साथ ही उसने उसमें उन चीजों को सुधारने के तरीके भी लिखे हुए थे, तो वो सब अपने बारे में पढ़ते हैं। शिनोबु कहती है सच में बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। कीको कहती है मेरे वाले में तो लिखा है कि मेरा मकसद एक वीटूबर एजेंसी ऑडिशन देने का है। नेने कहती है लेकिन तुमने मेरे बारे में इतना कुछ क्यों लिखा हुआ है? आरिसु कहता है क्योंकि तुम्हारी ग्रामर और लिटरेचर बहुत बेकार है, इसलिए तुम्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। रीका देखती है उसके में लिखा है कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस में अपनी सीडी की 50 कॉपी को बेचना है। आरिसु कहता है हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो उस पर कुछ नहीं बोलती। तो आरिसु उससे पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है? रीका पूछती है क्या तुमने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया है? तो कहता नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी कोशिश करूंगा तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। तो कहते तुम्हें पता भी है लोगों के सामने परफॉर्म करने में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है? तो कहता है मुझे नहीं पता, पर अगर तुम प्रो बनना चाहती हो तो तुम्हें इस रास्ते पर चलना ही होगा। रीका कहते हैं क्या तुम कभी भी घबराते नहीं हो? आरिसु कहता है घबराहट जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। रीका कहते क्या तुम कभी भी अपनी जिंदगी में नर्वस नहीं हुए? और वो खड़ी होकर उसका चेहरा पकड़ के कहती है झूठे कहीं के, तुम बस बातें करना जानते हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। शिनोबु कहती है लगता है तुमने उसे गुस्सा दिलवा दिया। नेने कहती है सर काट दो इसका, मैं तो कह रही हूँ। परीको तो अभी भी अपनी आइसक्रीम के पीछे पड़ी हुई थी, वो आइसक्रीम का ऑर्डर देने लगती है। आरिसु कहता है आखिर रीका को क्या हुआ? नेने बताती है वो गुस्से में, और वो भी सही गुस्से में है। वो खुद गाने लिखने में माहिर है, पर कोई कमीना इंसान जो बस बातें करना जानता है उसने उसे गुस्सा दिलवा दिया है, क्योंकि वो इंसान सीट म्यूजिक भी नहीं पढ़ सकता। सोचता है कि वो उसे ऑर्डर दे सकता है। शिनोबु कहती है बस करो नेने, चाना उसे कितना परेशान करोगी? नेने कहती है मैं तो बस सच बोल रही हूँ। अभी वो लोग देखते हैं आरिसु वहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पर आरिसु अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था और वो कह रहा था ये मेरे लिए कितनी बड़ी बेइज्जती है कि किसी ने मुझसे कहा है कि मैं बस बातें कर सकता हूँ। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन और माँ को छोड़कर। तो लोग कहते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके बाद आरिसु कहता है वो जरूर अच्छा गाना बजाती होगी इसीलिए उसने मुझे ये सब कहा, तो अब मुझे खुद उसे सुनने की जरूरत है। उसके कुछ दिन बाद आरिसु पता कर लेता है कि आखिर रीका कहाँ पर अपना कॉन्सर्ट करती है। वो हर हफ्ते के वेडनेसडे में स्कूल के बाद स्कूल के कोर्ट यार्ड में मिनी कॉन्सर्ट करती है, लेकिन उसकी फीमेल फैंस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से लड़के वहाँ जाने से डरते हैं। फिर हमें रीका को दिखाया जाता है जो कि अपने फैंस को थैंक यू बोल रही थी उसे सुनने आने के लिए। तभी वहाँ पर आरिसु आ जाता है और कहता है ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ऑडियंस यहाँ पर है। तभी वो लड़कियां उसे देखकर कहती है आखिर यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है, अपनी नजर हमारी आइडल से दूर रखो। तो आरिसु कहता है मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब का मेंबर हूँ। तभी रीका गिटार बजाते हुए कहती है इससे मुझे हर बार घबराहट होती है, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को पता चलता है कि नहीं। ये सुनकर आरिसु को याद आता है कि अपोलो ने भी ये लाइन पहले कही थी। फिर रीका कहती है माफ करना अगर मैं कुछ गलत गा दूं तो। ठीक है तो अब मैं शुरू करती हूँ। उसके बाद वो गाना शुरू करती है। मैं गा कर नहीं सुना सकता यार, बजट कम है। उसका गाना सुनते वक्त आरिसु को लगता है कि खुद अपोलो उसके सामने आकर खड़ी होकर गा रही है। फिर जब उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो सारी ऑडियंस उसकी तारीफ करने लगती है। आरिसु उसका गाना सुनकर कहता है जब मैंने रीका को गाते हुए सुना तो मुझे लगा कि अपोलो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। उसके बाद रीका कहती है अगला गाना मेरा आखिरी गाना होगा, अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो शायद मैं शुरू कर सकती हूँ। तभी सारी ऑडियंस कहने लगती है अच्छा तो नया गाना, हमें वो गाना बहुत पसंद है, प्लीज रीका चांद क्या तुम वो गा सकती हो? तो कहती है हाँ मैं गा सकती हूँ। फिर वो आरिसु को देखकर अपने मन में कहती है आखिर तुम्हें यहाँ पर आना ही क्यों था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा गाना सुनो। उसके बाद वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है। फिर ऐसे शाम हो जाती है और सारी ऑडियंस वहाँ से जाते हुए कहती है अगले हफ्ते का इंतजार रहेगा। तभी वो देखती है वहाँ पर आरिसु खड़ा है, तो वो उसके पास जाकर उसे टीज करने लगती है। पर आरिसु कहता है मुझे तुम्हारा गाना सच में बहुत ज्यादा पसंद आया, सच कहूँ तो तुमने मेरे होश उड़ा दिए, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हारी स्टेज परफॉर्मेंस हिट होगी। तो रीका सुनकर कहती है जितना चाहे उतना मक्खनबाजी कर लो, पर मैं अभी भी वैसा नहीं करूंगी जैसा तुम कह रहे हो। ठीक है तो कल मिलते हैं, और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका अपने मन में सोच रही होती है आरिसु ने मुझे देखने आना बंद कर दिया, शायद मैंने उससे उस दिन कुछ ज्यादा ही कह दिया था, इसलिए जब मैं उससे मिलूंगी तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब वो अपनी परफॉर्मेंस वाली जगह पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर पहले से ही आरिसु आ रखा है, जिसे देखकर सारी लड़कियां उससे कह रही है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर अपनी फेवरेट आइडल का इंतजार कर रहे थे। तो रीका उससे पूछती है आरिसु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो रीका उसके हाथों की तरफ देखती है जो कि घायल हो रखे थे, तो वो समझ जाती है कि उसने गिटार बजाना सीखा है। तो कहती है तुम सच में पागल हो। उसके बाद वो सबसे
कहती है मैं आप सबको बताना भूल गई थी, आज मैं इसके साथ परफॉर्म करूंगी। तो आरिसू कहता है लेकिन ये कैसे होगा। रीका कहती है जो चाहे वो बजाओ, आगे का मैं देख लूंगी। फिर हमें कॉन्सर्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका कह रही होती है मेरे कॉन्सर्ट का कचरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरिसू उससे माफी मांगता है। रीका कहती है तो कैसा रहा, मुझे पता है तुम पक्का अब नर्वस हो गए होगे, क्या दिल जोर से धड़क रहा है। और वो कहता नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी सी बात पर मैं कभी भी नर्वस नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ झेला है। अब मेरे अंदर डर नाम की चीज नहीं है। तो रीका कहते हैं फिर से तुम वही बातें करने लग गए, क्या तुम्हें इस पर पक्का यकीन है। तो वो कहता है हाँ उतना ही पक्का जितना सूरज के निकलने का होता है। तभी रीका उसके दिल की धड़कन सुनने लगती है। तो आरिसू कहता है तुम क्या कर रही हो। तो वो हंसते हुए कहती है झूठे कहीं के। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो नेने कहती है मैं आज भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। शिनोबू कहते हैं तुम सच में आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगी हो। रिको कहती है कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। नेने कहती है मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रही, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आरिसू कहता है इस स्पीड से तो मुझे नहीं लगता कि तुम कांजी एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर पाओगी, जिस वजह से तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। वो कहती है तुम्हारा सपना है मेरा नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। आरिसू कहता है वो जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रही है। शिनोबू कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता तुम इतना पक्का कैसे कह सकती हो। तो वो बताती है क्योंकि जब भी नेने झूठ बोलती है तो उसके कान लाल हो जाते हैं, और सच में उसके कान अभी लाल थे, पर फिर भी आरिसू उसका पीछा करता है क्योंकि उसे खुद पक्का करना था कि आखिर नेने करती क्या है। उसके बाद वो एक क्लासरूम में जाकर वॉइस एक्टर बनने के ऊपर काम करने लगती है, और आरिसू उसे छुपकर देख रहा होता है। तो दरवाजा खोलते हुए कहता तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। आरिसू आगे कहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने पहले तुमसे सुना था। नेने कहती है मुझ पर नजर मत रखो ठरकी कहीं के, और वो उसे उस मांगा को फेंक कर मारती है, जिसे वो पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो ये नाइट लव नाम की मांगा है। तो नेने बताती है क्या तुम्हें नहीं पता, अभी ये मांगा बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर चल रही है, जो कि एक प्रिंसेस और सोल्जर के बीच की कहानी है। इसमें वो गिरे हुए सोल्जर के पास जाकर उसे पकड़ना चाहती है, पर सबको पता न चल जाए इसीलिए वो प्रिंसेस धूल हटाने के बहाने से जाकर चुपके से उसके हेलमेट पे किस कर लेती है। तो वो उसके करीब आकर कहता है क्या तुम्हें सच में ये सब पसंद है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है और पीछे चली जाती है, और कहती है तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गए। उसके बाद आरिसू उस मांगा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था नाइट लव एनीमे एडेप्टेशन कंफर्म हो गई है, और हमें प्रिंसेस के रोल के लिए एक वॉइस एक्ट्रेस की जरूरत है, इसीलिए हमने एक ऑडिशन रखा है। तो उससे पूछता अच्छा तो तुम एक ऑडिशन देना चाहती हो। नेने कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इससे दूर रहो। आरिसू कहता है लेकिन मैं यहाँ रुक रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को प्रो बनाने का वादा जो किया है। नेने कहती है हमने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हमारी मदद करो। अभी आरिसू अचानक से कह देता है मैं तुम्हें बता दूं मैंने अपने मिडिल स्कूल के ट्रिप के दौरान अपने बिस्तर को गीला किया था। तो ये सुनकर वो कहती है आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो कहता है अगर तुम्हें अपने काम में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो मैं भी उतना ही शर्मिंदा होऊंगा, जिससे कि हम दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर वो और भी चीजें बताने लगता है। वो कहती है बस करो। तो आरिसू उससे पूछता है तो बताओ। नेने बोलते है मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थी, इसीलिए मुझे प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आरिसू कहता है क्या बस इतनी सी बात। तो वो कहती है मैं यहाँ पर सीरियस हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है मैं भी यहाँ पर सीरियस ही हूँ। अगर तुम्हारे पास रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसे खुद एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि ये यामाबुकी परिवार का रूल नंबर 23 है। सुनो नेने चलो लवर्स बन जाते हैं। तो सुनकर वो कहते क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो आरिसू बोलता है उस सीन की लाइन जहाँ सोल्जर प्रिंसेस से यही कहता है, तो मैं वही लाइन बोल रहा था, आज से मैं सोल्जर हूँ और तुम प्रिंसेस, इसलिए ऑडिशन तक मेरे साथ एक्टिंग करो। नेने कहती है मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी एक्टिंग नहीं करूंगी। आरिसू पूछता है ऑडिशन कब है। तो वो बोलती है 3 हफ्तों बाद। क्यों। तो वो बोलता है सिर्फ 3 हफ्ते की तो बात है, मुझे लगता है तुम्हारी नजरों में तुम्हारा सपना सिर्फ 3 हफ्तों के नाटक के लायक भी नहीं है। तो कहती है मेरा सपना बहुत बड़ा है, तुम ज्यादा मत बोलो। ठीक है मैं करूंगी। वो एक स्माइल करता है। उसके अगले दिन से ही वो दोनों लवर्स की तरह एक्टिंग करने लगते हैं, जो कि देखकर स्कूल के बच्चे बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। तभी नेने गिरने वाली होती है तो आरिसू से पकड़ लेता है और मांगा की लाइंस बोलने लगता है। ये सब देखकर नेने को याद आता है कि मांगा के लास्ट चैप्टर में सोल्जर प्रिंसेस को किस करता है, तो शायद आरिसू वो भी करने का प्लान कर रहा होगा। और वो हर जगह एक साथ रह रहे थे और साथ ही साथ उस मांगा की स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पर कभी वो उसे गोद में उठा लेता था तो कभी उसके साथ बोट पर सैर करने जाता था। ये सब देखकर वो तीनों लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेट करने से ज्यादा तो बहस कर रहे हैं। शिनोबू कहती है तुम्हें पता नहीं है जो एक दूसरे से लड़ते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद ऐसे ही 20 दिन हो जाते हैं और अब आखिरी दिन बचता है। नेने कहती है अब लगता है कि वो मुझे किस करने वाला है, इसलिए वो अपने मन में कहती है मैं ये करना तो नहीं चाहती लेकिन उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, तो शायद मुझे ये लास्ट सीन भी उसके साथ करना चाहिए। और वो लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी आरिसू बोलता है मुझे लगता है कि शायद अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा करने को, इसलिए जाओ और आराम कर लो। तो नेने कहती है क्या हम वो किस वाला सीन प्रैक्टिस नहीं करने वाले। तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं। नेने कहती है लेकिन तुम लवर वाली चीज में इतने ज्यादा घुसे हुए थे। तो आरिसू कहता है वैसी चीजें किसी ऐसे के लिए बचा कर रखो जिसे तुम सच में प्यार करती हो। तो नेने कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम हमेशा इस चीज पर पछताओगे। तो वो कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं हमेशा एग्जाम में टॉप करता हूँ। वो कहती नहीं तुम बेवकूफ हो। उसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन आरिसू उससे कहता है नेने मुझे यकीन है कि तुम उस ऑडिशन में कमाल कर दोगी। तो नेने कहती है ये बस थोड़ा सा था, लेकिन शायद मैंने इन 3 हफ्तों में थोड़ा मजा किया। आरिसू कहता है सुनकर खुशी हुई। ठीक है तो अपनी पूरी
पूरी कोशिश करना। लेकिन अगले दिन जब वो आती है तो वो बोलती है मैं रिजेक्ट हो गई। तो ये सुनकर आरिसू नीचे गिर जाता है और कहता है क्या जो भी मैंने नेने को सिखाया वो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं था। तो नेने कहती है वो ऑनलाइन कह रहे हैं कि ऑथर ने अपने पसंद की वॉइस एक्टर को चुना है। आरिसू कहता है ये सही नहीं है, मुझे पहले ही इस बारे में जान लेना चाहिए था, काश मैंने आगे का सोचा होता। और वो अपने मुंह पर वो कॉमिक बुक रख लेता है। ये देखकर नेने को वही वाला सीन याद आ जाता है जो कि मांगा में प्रिंसेस ने सोल्जर के हेलमेट के ऊपर से किस किया था। तो वो भी उसके बुक के ऊपर से किस कर लेती है और वो वहां से जाने लगती है। आरिसू कहता है क्या तुमने अभी कुछ किया था? तो वो कहते नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आरिसू उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं मैं समझ गया, तुमने मुझे अभी किस किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारे मोशन से बता सकता हूँ कि तुमने अभी मुझे किस किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद नेने तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? तो नेने उसका कॉलर पकड़ के उसे उठाकर कहती है और यहाँ मैं तुम्हें बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रही थी, अपने बारे में इतना मत सोचा करो गधे। और वो उसे उठाकर पटकी मार देती है और कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। ये सब ये तीनों लड़कियां देख लेती है तो वो जल्दी से वहाँ जाती है तो देखती है आरिसू अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। आरिसू कहता है मैं अब एक नफरत किए जाने वाला आदमी हूँ, ये सब मेरे घमंड की वजह से हुआ है। पर शिनोबू कहती है वैसे मुझे पक्का यकीन है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ वाली बात झूठ थी, क्योंकि मैंने उसके कान देखे थे वो लाल हो रखे थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़कियां कपड़े बदलते हुए कह रही थी शायद हमें दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर आरिसू आ जाता है जो कि उन्हें कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। लेकिन उनके चिल्लाने से पहले आरिसू ही चिल्ला देता है तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तो ये सुनकर वो लोग कहते क्या? उसके बाद आरिसू उन्हें बैठाकर डांटने लगता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमें डांट क्यों सुननी पड़ रही है। तो आरिसू कहता है देखो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने डोर को लॉक नहीं किया, और यहाँ पर मेरी भी गलती है कि मैं बिना लॉक किए अंदर आ गया, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो वो लोग कहने लगते हैं मैंने आज तक किसी को झुककर माफी मांगते हुए नहीं देखा। फिर सारे काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं कि अब हमें कहीं चलना चाहिए। लेकिन आरिसू कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास पहले से ही प्लान्स हैं। लीका कहती है सुनकर मुझे बुरा लगा। आरिसू कहता है लेकिन अगर तुम लोग मुझसे गिड़गिड़ा कर कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं शायद चल सकता हूँ। तो रीका कहती है माफ करना पर मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता। आरिसू कहता है ठीक है कल मिलते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद नेने कहती है चलो अब हम उसका पीछा करते हैं। रीका कहती है आखिर ये कहाँ से आया? नेने कहती है मेरा मतलब यह है कि उसने हमें आधे कपड़ों में देख लिया है तो हमें भी उसके खिलाफ कुछ न कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि हिसाब बराबर हो जाए। रीका कहती है वैसे मेरे लिए वो उतना शर्मनाक नहीं था। नेने कहती है क्योंकि तुम मेरे पीछे खड़ी थी और आरिसू ने मुझे मेरे बर्थडे अवतार में देख लिया। रीका कहती है वैसे मुझे उसकी प्राइवेट लाइफ में थोड़ी दिलचस्पी तो है। तो नेने कहती है ठीक है तो ये तय रहा, आज हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे ताकि वो हमारे इशारों पे नाच सके। उसके बाद वो चारों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर रीका उसके हाथ में एक नोवेल देखती है तो वो उसे जूम करके देखती है और कहती है शायद वो गलत नोवेल पढ़ रहा होगा। लेकिन वो देखती है कि वो तो एक जापानीज सीखने वाली नोवेल पढ़ रहा है। और ऐसे ही करते करते वो वहाँ पर एक कैफे के पास पहुंचते हैं जहाँ पर आरिसू उसके अंदर चला जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि वो जरूर यहाँ पे किसी लड़की से मिलने के लिए आया होगा। फिर वो लोग भी अंदर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि आरिसू वहाँ पर काम करता है, इसलिए वो कहता है अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन उसके देखने से पहले वो लोग वहाँ पर छुप गए थे और वो अपनी आवाज चेंज करके कहते ठीक है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या आरिसू अमीर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो स्कूल में बस अपनी पढ़ाई करने के लिए ऐसा बोलता है, शायद वो एक कंगाल लड़का है। तभी ये सवाल उसका बॉस भी पूछ लेता है कि तुम अमीर नहीं हो क्या? तो आरिसू कहता है हाँ मैं अमीर नहीं हूँ। तो उसका बॉस कहता है लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो आरिसू कहता है हाँ वो अमीर है लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने खर्चे खुद के पैसों पर करता हूँ। तो वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इसका मतलब उसने हमसे झूठ बोला कि उसने स्टॉक मार्केट में 1 मिलियन येन कमाए हैं ताकि हम उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर ले। तभी उसका बॉस पूछता है वैसे तुम पार्ट टाइम से फुल टाइम में क्यों आ गए? तो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उन चारों को प्रो बनाऊं। सच कहूँ तो मुझे उनसे काफी ज्यादा निराशा हुई, पर वो पहले से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनकी मेहनत में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। और उन लोगों की आवाज में कुछ खास बात है। तभी उसका बॉस पूछता है क्या तुम उनसे प्यार करते हो? आरिसू कहता है ये आप क्या सोच रहे हो, मैं तो बस ब्रॉडकास्टिंग क्लब का मेंबर होने के नाते ये कर रहा हूँ। तभी वो चारों कहते हैं सुनिए क्या आप हमारा ऑर्डर ले सकते हैं? उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? नेने उसके पास आकर कहती है वैसे तुम उस एप्रन में अच्छे लग रहे हो, चलो इसकी कुछ फोटो ले ली जाए। और वो अपने फोन के 8K कैमरा से उसकी फोटो लेने लगती है। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमने उसके खिलाफ काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। और इको अपने मन में सोच रही होती है बुरा होगा अगर उसे कुछ हो जाएगा तो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में क्लब के अंदर आरिसू बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि आखिरकार अपोलो को मेरे खिलाफ ऐसी चीजें मिल गई जिससे कि वो मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। पूलिन हाई में पार्ट टाइम जॉब करना सख्त मना है। तभी वहाँ पर इको आती है तो आरिसू कहता क्या तुम यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? तो कहती है नहीं मैं यहाँ पर ये करने नहीं आई, क्योंकि मैंने तुम्हारा शर्मनाक साइड देखा है तो मैं भी तुम्हें अपना एक शर्मनाक साइड दिखाना चाहूंगी। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और वो अपने कपड़े खोलने लगती है, पर आरिसू एक बिल्कुल सख्त लौंडे की तरह खड़े होकर ये देख रहा होता है। तभी इको अपने कपड़ों में से अपना टैबलेट निकालती है। आरिसू कहता है तुम यहाँ पर कैसे रखती हो, कहीं ये गिर जाएगा तो? इको कहते हैं मुझे इस बारे में तुमसे बात करने में शर्म आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे इस बारे में पूछ सकती हूँ। और वो अपने टैबलेट में VTube स्टूडियो खोल लेती है जिससे कि उसका अवतार कहने लगता है क्या तुम मुझे एक सलाह दे सकते हो? उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और वो उसे बताने लगती है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके
व्यूअर्स दिन पर दिन घटते जा रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तो पहले जैसा ही है, इसमें क्या नया है। आरिसू कहता है कोई भी ऐसे स्ट्रीम से बोर हो जाएगा जिसमें हेलो और बाय होता है। इको कहती है मैं बस ऐसा ब्रेक के टाइम करती हूँ, नहीं तो मैं गेमिंग, कैरियोके, चैटिंग और कुकिंग स्ट्रीमिंग भी करती हूँ और साथ ही साथ कभी कभी मैं ड्राइंग स्ट्रीमिंग भी करती हूँ। आरिसू कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। तो पूछती है तुम्हें ये कैसे पता। आरिसू कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे वीडियोस देख लिए हैं। तो वो उसे ठरकी कहने लगती है। आरिसू कहता है तुमने उन वीडियोस को पब्लिश किया था इसीलिए मैंने देखा, और उसके बाद वो उसी के क्लिप्स को दिखाता है जो कि उसने अपने पास कट करके रखे हुए थे। तो कहती है तो नॉर्मल है, पर आरिसू बोलता है घंटा नॉर्मल है, इसमें तुम्हारा चेहरा हमेशा की तरह उदास है, तुम हमेशा अपना चेहरा उदास क्यों रखती हो, तुम्हें थोड़े इमोशंस भी दिखाने होंगे। तो वो कहती है अरे इतने जोर से मत चिल्लाओ। आरिसू कहता है तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे इमोशंस कैसे समझ पाएंगे। मुझे पता है कि तुम एक क्लिक के साथ उसमें इमोशन डाल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी असली नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें अपने अवतार को दोबारा से बनाना होगा। तो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं अपने अवतार को बनवाऊं। आरिसू कहता तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने कौन बैठा है। तो वो बोलती है एक चपरासी। तो बोलता है अरे वो नहीं, तुम्हें पता भी है मेरे पास कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे बनाने में। तो वो उससे पूछती है आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। आरिसू कहता मैंने तुम लोगों से वादा किया था ना कि मैं तुम लोगों को प्रो बनाऊंगा। फिर ऐसे ही वो दोनों साथ में मिलकर उस अवतार को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आरिसू वहां आकर कहता है देखो अब तुम्हारा अवतार बिल्कुल नया हो गया है। इको कहती है लेकिन ये तो मुझे पहले जैसा ही लग रहा है। आरिसू कहता है नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अब ये तुम्हारे मोशन ट्रैकिंग से चलेगा, तो चलो कुछ करके दिखाओ। तो वो कहती है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, लेकिन उसके इमोशंस अभी भी चेंज नहीं होते, इसीलिए वो कहता है तुम्हारा चेहरा तो पहले से भी ज्यादा एक स्टोन जैसा लग रहा था, क्या तुम थोड़ा दिल से कह सकती हो। तो कहती है मैं अपने दिल से ही कर रही हूँ। तो आरिसू उसे समझाता है कि तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हारे साथ इमोशन के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर एक्सपोज होने के बाद ही वायरल होता है। तुम्हें अपनी असली साइड अपने व्यूवर्स को दिखानी होगी। परी को कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लोगों के सामने में खुलकर बात करने में शर्म आती है। तो ये सुनकर आरिसू डोर लॉक कर देता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं तुम्हें स्माइल करवा कर ही रहूंगा। तो उससे कहती है अरे ये हटाओ, और जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसने एक मास्क पहना हुआ था जो कि काफी फनी था। तो ये देखकर वो दूसरी तरफ घूम जाती है। आरिसू कहता है मैंने देखा कि तुम अभी हंस रही थी, चलो दिखाओ मुझे वो स्माइल। लेकिन इको उसे अपनी स्माइल नहीं दिखाना चाहती थी, पर इसी चक्कर में दोनों गिर जाते हैं। आरिसू कहता है मैं यही तो देखना चाहता था, तुम्हें यही स्माइल अपने व्यूवर्स को दिखानी चाहिए। तभी खिड़की के पास एक फोन आता है और उसमें से नेने कहती है आखिर तुम इको के साथ कर क्या रहे हो। शिनोबू कहती है हमने देखा कि दरवाजा लॉक है और अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए हमें लगा तुम दोनों बेहोश हो गए। फिर नैना कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम इको के ऊपर हमला कर रहे हो। उसके बाद वो लोग गेट पर आकर उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। फिर इको बाहर आती है तो वो उससे पूछती है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। तो इको कहती है उसने मुझे हर जगह छुआ और मुझे जमीन पर गिरा दिया। तो ये सुनकर तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आरिसू कहता है अरे यार तुम्हें इसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, सच में जापानीज बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज है। नैना कहती है टॉपिक चेंज मत करो, और वो उसे रस्सी से बांध कर कहती है चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूंगी। लेकिन तभी इको उससे कहती है दोनों आरिसू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। तो आरिसू उससे दोबारा से कहता है वीटूबर तब पॉपुलर होते हैं जब उनका असली रूप सामने आता है, इसलिए अच्छी तरीके से याद रखना ठीक है। तो कहती है यस बॉस। आरिसू कहता है चिंता मत करना क्योंकि तुम एक प्यारी सी स्माइल कर पाई थी, तो चलो बाहर जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा नया अवतार क्या कर सकता है। तो कहते हैं ठीक है, मैं कल एक लाइव स्ट्रीमिंग करके उन लोगों को दिखा दूंगी। ये सब देखकर वो तीनों थोड़े शौक हो रहे होते हैं क्योंकि वो आपस में कह रहे थे आजकल ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का इको की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। वो बताता है कि इको ने अपना नया अवतार बनाया है, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो पहले जैसा ही सेम होता है। तो आरिसू उसके पीछे से कहता है यार तुम्हारा चेहरा तो अभी भी उदास लग रहा है। तो कहते नहीं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर थोड़ी देर बाद भी वो वैसे ही कर रही होती है, जिस वजह से उसके व्यूज नीचे जाने लगते हैं। ये सब देखकर आरिसू को अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो उसके सामने जाता है और उससे लिख कर बात करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। इको देखती है कि उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो उसे इशारे में कह देती है मेरी मदद करो। तो आरिसू कहता है ठीक है, और वो उसके पास आकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम अचानक से लाइव स्ट्रीमिंग के बीच इस तरीके से पॉज नहीं कर सकते, मेरे व्यूवर्स भड़क जाएंगे। तो आरिसू कहता है तुम्हारे व्यूवर्स वैसे भी हर सेकंड मक्खियों की तरह कम हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हो। वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, पर आरिसू उसे बार बार एक ही बात कह रहा होता है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता भी है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, मेरे पास भी इमोशंस है, मैं भी इंसान हूँ, मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। आरिसू कहता है तो तुम लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ दो ना, ऐसा तो नहीं तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग से नफरत है। तो वो कहती है नहीं मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पसंद है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तो आरिसू कहता है तो तुम्हें स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो कहती है हाँ, मुझे सैकड़ों लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर शिनोबू आती है और कहती है इको ये क्या हो रहा है, एक बार तुम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग देखो। वहाँ पर नेने भी आ जाती है जो बताती है तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी चालू है। तो ये सब सुनने के बाद इको बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं चलो खैर एक बार अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर नजर डालो। तो वो अपना टैबलेट खोलकर देखती है तो उसके व्यूज अब 2000 से भी ऊपर हो गए थे। तो शिनोबू कहती है तुम अपने व्यूवर्स को बता क्यों नहीं देती। तो वो कहती है रुको मैं इतने सारे लोगों से बात कैसे करूंगी। तभी उसके सामने से आरिसू कहता है इको मैंने तुम्हें बताया था ना, वीटूबर तभी पॉपुलर होते हैं जब वो अपना असली रूप व्यूवर्स को दिखाते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और अपने दिल से उनसे बात
बात करो। तो इको अपनी पूरी कोशिश करते हुए कहती है तो ठीक है आप लोग सब कुछ भूल जाओ। तो ये देख कर वो लोग कहने लगते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। इको कहते हैं चलो ठीक है मैं स्ट्रीमिंग यहीं पर बंद करती हूँ। फिर उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरेसु वॉशरूम में होता है। तभी उसके पास एक प्राइवेट स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आता है जो कि इको ने भेजा था। तो वो उसे पिक कर लेता है जहाँ पर इको उससे पूछती है क्या तुम अभी सही जगह पर हो। तो कहता है हाँ मैं बस बाथरूम में हूँ, तुम बताओ मुझसे क्या कहना चाहती हो। तो कहती है अच्छा तो तुम इसे सही जगह कहते हो। फिर वो कहते हैं छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कह पाई थी इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें शुक्रिया कह दूं। आरिसु कहता है वैसे मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इको कहती है मुझे पता है तुमने स्ट्रीम चलती हुई छोड़ दी और मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलवाया। आरिसु कहता है मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था। इको भी कहती है मैं खुश हूँ कि तुमने मेरा रूप व्यूअर्स को दिखाया और अब से मैं खुद जैसी रहने की पूरी कोशिश करूंगी। और वो स्माइल करती है। तो आरिसु उसके अवतार और उसकी स्माइल की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका चेहरा वापस से उदास हो गया है। इसलिए वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और हमें पता चलता है कि इको कैमरे के सामने से हट गई थी क्योंकि उसका अवतार उसके इमोशंस पर चलता है। उधर से वो कहने लगता है जवाब दो। इको कहती है अच्छा तो चेहरा छुपाने से ट्रैकिंग रुक जाती है। पता नहीं ये मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है। मुझे लगता था कि मैं आरिसु के सामने स्माइल कर सकती हूँ पर जब वो मुझे देखता है तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू एक मीटिंग को अटेंड कर रही थी जिसमें वो कहती है कोएड होने के बाद ये हमारा पहला स्पोर्ट डे आ रहा है। चलो ये पक्का करते हैं कि सारी कम्युनिटीज मिलकर ये काम करेंगे ताकि ये आराम से हो जाए और जो पेपर्स मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें ध्यान से देखो। अभी उनमें से एक लड़का कहता है वैसे वाइस प्रेसिडेंट मेरे पेपर्स में आपकी फोटोज है। तो ये सुनकर और भी लोग कहने लगते हैं कि हाँ हमारे पास भी है। तो वो कहते हैं मुझे माफ करना, लगता है जल्दबाजी में मैंने उसमें वो पेपर ऐड कर दिया होगा। और उन लड़कों के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तभी एक लड़की कहती है चलो मैं इन पेपर्स को कलेक्ट कर लूंगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन भी लोगों को उसने काम दिया था वो उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे इसीलिए वो उससे मदद लेने के लिए आए थे। इसलिए वो कहते हैं ठीक है तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के कुछ मेंबर्स आते हैं जो कि कहते हैं लगता है हमने एप्लीकेशन गलत फिल कर दी। तो शिनोबू कहती है कोई बात नहीं मैं उसे फिल कर दूंगी। तो वो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू कह रही होती है अब मुझे यहाँ पर अंधेरा होने तक रुकना पड़ेगा। पता नहीं मैं हर बार ऐसा क्यों करती हूँ, सबका काम अपने ऊपर क्यों ले लेती हूँ। फिर वो क्लब में आ जाती है जहाँ पर बहुत से काम होते हैं लेकिन उन लोगों से वो काम नहीं होने वाले थे इसीलिए शिनोबू कह देती है कोई बात नहीं मैं उन कामों को कर लूंगी। तो वो तीनों कहते हैं चलो ठीक है अब हम तीनों खाली है तो कैरी होके चलते हैं। उसके बाद वो तीनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिनोबू कहती है मैं तो अब गई, मैंने फिर से नाटक किया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तभी आरिसु उसके बिल्कुल पास में आ जाता है तो उससे पूछते क्या हुआ। तभी आरिसु वहाँ से भागते हुए जाता है और वापस से भागते हुए आता है। फिर वो उससे कहता है मेरे साथ चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो एक कोफ्ते वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आरिसु उसके पास आकर कहता है अब जो मैं करने वाला हूँ प्लीज उसके बारे में और किसी को मत बताना। तो ये सब सुनकर शिनोबू को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है लेकिन तभी वो उसके सामने विक्स की गोली निकाल देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी आवाज आज ठीक नहीं है, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम्हारी आवाज आज थोड़ी अलग सी लग रही है। तो मैं समझ गया कि तुम्हें खांसी है इसीलिए मैं ये टॉफी तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि स्कूल में स्नैक्स लाना अलाउ नहीं है और इस टॉफी को भी स्नैक्स माना जाता है। तो ये सब उसके मुंह से सुनकर वो थोड़ी खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है और कहती है मैं हैरान हूँ कि तुम बता पाए कि मेरी आवाज ठीक नहीं है। आरिसु कहता है मैं क्यों नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो तुम्हें हमेशा देखता हूँ। तो ये सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है अगर तुम मुझे हमेशा देखते हो तो मुझे खुद का हुलिया ठीक करना होगा। फिर आरिसु कहता है मुझे लगता है कि तुम काम हद से ज्यादा कर रही हो। तो शिनोबू कहती है मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ क्योंकि मैं एक आदर्श बालिका बनना चाहती हूँ जिस पर सब भरोसा कर सके। एक वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि मैं सबको ये कहते हुए सुनना चाहती हूँ कि मैं कितनी कमाल और कूल हूँ। फिर वो कहती है रुको मैं क्या कह रही हूँ और उससे कहती है प्लीज इसे भूल जाना जो भी मैंने कहा। आरिसु कहता है अच्छा मैं समझ गया तुम सबकी नजरों में आना चाहती हो। तो वो कहती है अरे ऐसे मत कहो। आरिसु कहता है इसमें कोई भी बुराई नहीं है, एक होशियार और सुंदर वाइस प्रेसिडेंट जो एंकर बनना चाहती है, सच में ये एक इज्जत की बात है क्योंकि सबको तुमसे उम्मीदें हैं लेकिन तुम कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती। लेकिन अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि आज से ये खत्म होने वाला है। तो ये सुनकर वो कुछ समझ नहीं पाती। आरिसु कहता है आखिरकार तुम्हारे सामने तुमसे कहीं ज्यादा कमाल और कूल इंसान खड़ा है। अब मैं यहाँ हूँ तो हर कोई मुझसे उम्मीद रखेगा। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि स्पॉटलाइट सिर्फ मेरे लिए बनी है लेकिन शिनोबू हर वक्त उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश मत करो, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करो, असल में मुझ पर भरोसा करो। तुम बहुत सीधी हो इसलिए तुम्हें कभी कभी आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कहकर वो जाने लगता है। तो शिनोबू बोलती है ठीक है और वो उसके हाथ को पकड़ के कहती है तो क्या तुम मेरे साथ आराम करना चाहोगे। उसके बाद वो उसे लाइब्रेरी में ले आती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि अपनी आंखें मत खोलना। वो कहता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो शिनोबू कहती है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है तो वो देखता है उसके हाथों में चॉकलेट है इसलिए वो बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है क्या तुम मुझे अभी चॉकलेट खिलाने वाली थी। तो वो हंसते हुए कहती है अरे यार मैं तो पकड़ी गई। फिर वो उसे बताती है मैं तब आराम करती हूँ जब मैं काम करते हुए स्नैक्स खाती हूँ इसलिए प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। वो कहता है ये सच में बहुत ज्यादा है। तो शिनोबू बोलती है वही तो, अगर ये किसी को पता चल गया तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगी इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ इस क्राइम के पार्टनर बन जाओ। तो वो कहता है मैं तभी खाता हूँ जब मेरा मन होता है। तो वो उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। उसके बाद आरिसु पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो बताती है कि मेरे पास अभी बहुत सारा काम है जो कि मुझे उस मशीन
डिसिप्लिन से करना है। तो आरिसु कहता है लेकिन इतना सारा काम करने में तो एक इंसान को पूरा दिन लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो वो उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद वो बताती है वैसे वो तीनों बहुत ज्यादा चमकती है ना, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में जहाँ पर वो लड़कर आगे बढ़ना चाहती है और मैं उन्हें और ज्यादा चमकने में मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनकी बातों को पहले रखना पसंद करती हूँ। और वैसे भी वो लोग बहुत अजीब है, इसीलिए उनको जोड़ने के लिए किसी ना किसी को तो ग्लू बनना ही पड़ेगा। आरिसु कहता है वो मैं समझता हूँ। तो कहती है ना। फिर वो बताती है पिछले साल का स्पोर्ट डे बहुत ही ज्यादा बेकार गया था। हमने टेनिस टीम को ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि रीका की तबीयत खराब थी और नैनो को प्लेयर्स के नाम लेने में दिक्कत हो रही थी। आरिसु कहता है सच में वो लड़कियां किसी काम की नहीं है। शिनोबू कहती है मैं पक्का करना चाहती हूँ कि इस साल सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इसके बाद शायद मैं इस क्लब को छोड़ दूंगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम क्लब को छोड़ दोगी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ट्रांसफर ले रही हो या वैसा ही कुछ और? तो कहते हैं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। वैसे मेरे ग्रेड्स काफी ठीक है, लेकिन मुझे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए और मेहनत करनी होगी, क्योंकि टीवी शो के एंकर जो होते हैं वो सभी बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। उनके पास एक अच्छी लैंग्वेज स्किल होती है और दूसरों से वो अच्छे से बात कर पाते हैं, लेकिन मैं बस एक आम लड़की हूँ, तो मुझे जल्द ही पढ़ाई शुरू करनी होगी। तो आरिसु कहता है मैं समझ गया, तुम एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्लब को छोड़ने से पहले कुछ अच्छी यादें बनाना चाहती हो, इसलिए तुम उन तीनों की मदद कर रही हो ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। और साथ में तुम ये भी चाहती हो कि इस साल ये स्पोर्ट डे बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए। ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है। तो वो डर जाती है। वो कहता है मैंने तुम्हें ऐसे डरपोक बनने के लिए बड़ा नहीं किया था। शिनोबू कहती है तुम मेरे पापा कब बन गए? आरिसु कहता है तुम अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्लब में रहकर जो तुम स्पोर्ट डे के लिए करना चाहती हो वो करो और उसी तरीके से तुम कुछ बेहतर यादें बनाओ। शिनोबू कहती है हाँ, पर मुझे लगता है कि हमें एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आरिसु कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तो वो कहती है एक चपरासी। आरिसु कहता है अरे वो तो मेरा अलग टाइटल है। फिर वो उसके करीब जाकर कहता है कभी मत भूलना कि तुम्हारे साइड मैं हूँ। तुम अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम अपने मन की बात नहीं बोल पाती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शिनोबू उससे पूछती है तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करना चाहते हो? तो वो कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम सबको प्रो बनाऊंगा। और वो उसे खड़ा करता है और कहता है मैं अब तुम्हें खो नहीं सकता। तो ये सुनकर वो शर्माते हुए कहती है अचानक से क्यों बोल रहे हो? आरिसु कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी है, क्योंकि तुम खुद भी बहुत ज्यादा चमकती हो, बिल्कुल उन तीनों की तरह चमकदार। तो शिनोबू शर्माते हुए कहती है सच नहीं हो सकता। तो वो उससे पूछता क्या तुम्हें मेरी बात पर शक है? और वो अपने मन में कहती है तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी काबिल हूँ कि उन लोगों के साथ खड़ी रहूं? तो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं ठीक है। आरिसु कहता है वैसे तुम्हारे पास कुछ है ना जो तुम स्पोर्ट डे के दिन करना चाहती हो? तो वो कहती है सच में तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है, मेरे पास एक आइडिया जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। आरिसु कहता है ठीक है, तो तुम इसे क्लब को बताओ और मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख दूंगा। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम ये बात हमारे बीच ही रख सकते हो कि मैं क्लब छोड़ने वाली थी और खुद को मैं उन लोगों से नीचे समझती थी? लेकिन तभी आरिसु वहाँ पे पड़ी चॉकलेट में से चॉकलेट खा लेता है और कहता है अब हम दोनों क्राइम के पार्टनर बन चुके हैं, तो इसीलिए अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वो हंसते हुए कहते हैं तुमने अपने पूरे मुंह पे चॉकलेट लगा ली है। आरिसु कहता है लेकिन ये सच में अच्छा है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू अपना प्लान बताती है कि स्पोर्ट डे के दिन वो क्या करना चाहती है, प्रॉक्सी कन्फेशन सर्विस। तो वो उन तीनों से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसा रहेगा? पर उन तीनों का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन वो एकदम से कहते हैं सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो इसे करते हैं। और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। उसके बाद स्पोर्ट डे का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रेस को आरिसु जीत जाता है और जल्दी से जाकर अनाउंस वाली जगह पर अनाउंस करने लगता है कि तो इस रेस के विनर है यामाबुकी आरिसु। लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे कि वो बहुत ज्यादा तेज है। उसके बाद नेने आ जाती है जो कि अब उसके साथ पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर हमें रीका को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस कर रही होती है क्लास फर्स्ट ए और फर्स्ट डी के बीच बास्केटबॉल मैच होने वाला है, तो जल्द ही जिम के अंदर इकट्ठा हो जाए। उसके बाद वहाँ पर रीको आती है और कहती है रीका चलो अब हमारी बारी है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और उस गेम को होस्ट कर रहा होता है आरिसु। फिर वो दोनों जाते हैं और अपनी अपनी पर्ची उठा लेते हैं। एक की पर्ची में लिखा हुआ था वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और दूसरी के पे लिखा हुआ था वो इंसान जिसकी आवाज आपको बहुत ज्यादा पसंद है। पढ़ने के बाद आरिसु के पास आते हैं और कहते हैं हमारे साथ चलो। वो कहता है अरे मैं तो इसे होस्ट कर रहा हूँ। वो दोनों कहते हैं हमें नहीं पता, चलो हमारे साथ। और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, इसीलिए आरिसु कहता है मैं तुम लोगों को हारने नहीं दूंगा। और वो एक को अपने बाहू में उठा लेता है और दूसरे को अपनी पीठ पर, और वो बहुत तेजी में भाग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सेकंड आ जाते हैं, जिस वजह से आरिसु बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फिर उसके बाद अगला कंपटीशन शुरू होता है जिसमें उन लोगों को हॉर्स राइडिंग करते हुए एक दूसरे के सर की पट्टी को छीनना होगा। लेकिन आरिसु के टीम के मेंबर्स थोड़े घायल होते हैं, इसीलिए आरिसु और शिनोबू एक साथ मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से शिनोबू बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और इधर ईको उस कंपटीशन को होस्ट कर रही थी। वो कहती है आइए देखते हैं, मजा आएगा। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो लोग एक दूसरे के हेडबैंड को छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आरिसु से नेने कहती है अपने मुंह को दूर रखो, और दोनों में बहस होने लग जाती है। इसी चक्कर में शिनोबू का हेडबैंड छीन लिया जाता है, जिससे कि वो हार जाते हैं। तो आरिसु अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। फिर वो शिनोबू से कहता है मुझे माफ करना, मैं पूरी तरीके से घोड़ा नहीं बन पाया। शिनोबू कहती है अच्छा हुआ तुम नहीं बने। तभी नैना उन्हें देखकर कहती है क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर वो दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं? लेकिन मुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? फिर अनाउंसमेंट होती है कि अब हम 15
15 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद वो लोग ब्रेक टाइम में क्लब के अंदर बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो प्रॉक्सी कन्फेशन सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें कि दरवाजे के इस तरफ वो लोग होंगे जो कि अपना कन्फेशन दूसरे को सुनाना चाहते होंगे और इस तरफ ये लोग उनकी बात को सुनकर अनाउंस करेंगे। लेकिन दुविधा ये थी कि उन लोगों को इस बारे में पता कैसे चलेगा। पर शिनोबू कहते तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले प्रिंट कर लिए थे, हमें बस इन्हें स्टूडेंट्स को जाकर देना है। लेकिन ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं इससे तो टीचर को पता चल जाएगा, वैसे भी तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में रिलेशनशिप अलाउ नहीं है। तो वो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई। शिनोबू कहते हैं भूलो मत, मैं स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं उन लोगों को मना लूंगी। आरिसु कहता तुम क्या कह रही हो, तुम्हें लगता है कि टीचर्स तुम्हारी बात पर मान जाएंगे? शिनोबू कहते चलो ठीक है, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं पूरे स्कूल में ये इवेंट करने वाली हूँ। आरिसु कहता चलो ठीक है, बस ये टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और कहती है कि किस बारे में बात चल रही है जो कि टीचर को नहीं पता चलनी चाहिए। तो उसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेमन चान। तो उनकी टीचर बोलती है मैंने कहा था ना कि मुझे वो बोलना बंद करो। फिर वो कहते हैं अच्छा एक प्रॉक्सी कन्फेशन। तो शिनोबू सब कुछ बताने लगती है लेकिन लेमन उसके लिए मना कर देती है। तो आरिसु सामने आकर कहता है आंदो सेंसे प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको इस सर्विस के फायदे बता सकता हूँ। पर लेमन उसी की बेइज्जती कर देती है और कहती है मैं इसीलिए इस क्लब में लड़के को ज्वाइन नहीं करवाना चाहती थी। शिनोबू आगे आकर कहती है प्लीज लेमन चान, मैं सच में ये करना चाहती हूँ। तो लेमन कहती है मुझे पता है कि तुम कभी जिद नहीं करती, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं करने दे सकती क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इको कहती है ये टीचर बनी क्यों जब इन्हें कोई काम ही नहीं आता। तो शिनोबू कहती है इसमें आपका भी बहुत ज्यादा फायदा है लेमन चान, हमारे क्लब ने पिछले साल स्पोर्ट डे बिगाड़ दिया था जिस वजह से उसमें आपका भी नाम आया था और आपकी रेपुटेशन गिर गई थी। लेकिन इस बार के स्पोर्ट डे पर आपकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा ऊपर हो रही है और अगर आपने हमें प्रॉक्सी कन्फेशन सर्विस देने दी तो इससे आपकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। आरिसु कहता है आराम की जिंदगी बेहतर होती है लेकिन दुनिया की छोटी नजर भी काफी ज्यादा बड़ी होती है, इससे उनकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो कुर्सी में बैठ जाती है और कहती है तुम सब यहाँ पर खड़े क्यों हो, हमें वो काम करना होगा। नेने अपने मन में सोचती है ये कितनी मतलबी टीचर है। उसके बाद लेमन पूछती है वैसे तुम लोग इस इवेंट को कैसे शुरू करने वाले हो। शिनोबू बताती है हम फ्लेयर्स बांटने वाले हैं। तो लेमन कहते हैं एक बार बाहर देखना। तो वो लोग बाहर देखते हैं जहाँ पर एक टीचर सारी लड़की और लड़कों को अलग अलग बैठा रहा था और वो उन पर नजर रखे हुआ था। ये देखकर तो वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ये तो पीटी टीचर सेमेजिमा है। लेमन कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका दूंगी और तुम लोग जाकर अपना काम पूरा कर लेना, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे सकती हूँ। तो शिनोबू से थैंक यू बोलती है। लेमन बोलते ठीक है जल्दी करो, ऑपरेशन लेमन शुरू हो गया है। नेने कहते क्रेडिट लेना बंद करो। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटी टीचर सारे स्टूडेंट से कह रहा था अगर मैंने किसी भी लड़के को लड़की के साथ देखा तो दोनों को इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब तक तुम लोग 20 साल के नहीं हो जाते तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, इसलिए चुपचाप से अपना लंच खाओ। तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है जो कि उससे कहती है अरे मिस्टर सीमेजिमा आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तो कहता है लेकिन यहाँ पर बच्चों को कौन देखेगा। लेमन कहती है अरे वो कहीं नहीं जाने वाले, तो चलिए मेरे साथ हम लोग जाकर वहाँ छाव में बैठते हैं। तो वो मान जाता है। तो लेमन उन लोगों को आंख मार देती है। नेने कहती है उन्हें तो आंख मारना भी नहीं आता। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को उस बारे में बताने लगते हैं और प्लेयर्स बांटने लगते हैं और वो सबसे कह रहे थे आप लोग शांति बना के रखिएगा और इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा। आरिसु कहता है इस हिसाब से तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शोर भी ना हो और जल्दी काम हो जाए। तो नेने को एक आइडिया आता है और वो उन लोगों को अपने पास बुलाती है पर आरिसु को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो अपना आइडिया सबको बता देती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन चारों ने कॉस्प्ले वाली ड्रेस पहन ली थी और वो अपने इवेंट के बारे में उन लोगों को बताने लगते हैं, जिन्हें देखकर तो सारी भीड़ पागल हो जाती है। दूसरी तरफ से आरिसु ये देखकर कह रहा था मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों भगाया था, क्योंकि उन्हें अभी मेरी जरूरत नहीं है। तभी वो देखता है वहाँ से लेमन भागते हुए आ रही है जो कि कह रही थी मुझे बचाओ, मैं ऐसा और ज्यादा नहीं झेल सकती। तभी पीटी टीचर उधर देखता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो कहने लगता है तुम लोग इधर आओ, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आरिसु ये देखकर जोर से चिल्लाता है पीटी टीचर आ रहे हैं, जल्दी वहाँ से हटो। तो वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। फिर क्लब रूम में आकर वो लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि उन्हें अब क्या करना है और वो तीनों वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिनोबू अभी थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी उसका डोर नॉक होता है तो उसे लगता है वहाँ पर कोई स्टूडेंट आ गया जो कि अपने कन्फेशन के बारे में बताना चाहता है। इसीलिए वो जाकर उस स्ट्रिंग फोन को उठाती है जिसमें से एक लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, तुम ये कर सकती हो, इसलिए शांत रहो और दिमाग ठंडा रखो। लेकिन ये सुनकर वो गेट खोलकर देखती है तो वहाँ पर नेने, इको और रिका होते हैं। तो पूछती है तुम में से किसने अभी कहा था। तो कहते हैं ये तो एक सीक्रेट है। वो कहती है अच्छा तो वो स्ट्रिंग फोन पे था इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई कि तुम में से वो कौन था। उसके कुछ देर बाद शिनोबू अनाउंस कर देती है कि अभी कुछ देर में ही प्रॉक्सी कन्फेशन शुरू होने वाला है। तो ये सीमेजिमा भी सुन लेता है, लेकिन तभी वहाँ लेमन आती है और उसका ध्यान भटका देती है। फिर शिनोबू के पास सबसे पहले एक लड़की आती है जो कि अपने बारे में सब कुछ बता देती है। तो शिनोबू जाकर उसके कन्फेशन को अनाउंस करने लगती है जिसमें कि एक लड़के के लिए उस लड़की ने अपनी फीलिंग्स कही थी, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया था और उसने वो डिटेल्स बताई थी जिससे कि वो उसे पहचान सकता है। और उस लड़की ने ये भी कहा था कि अगर
अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हो तो प्लीज खड़े हो जाओ। तो लड़का खड़ा हो जाता है। फिर हमें लेमन और पीटी टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लेमन पीटी टीचर को अपनी बातों में उलझाई हुई थी और इस प्रॉक्सी कन्फेशन के बारे में वहाँ के सारे टीचर्स को पता चल जाता है। लेकिन वो लोग कहते कोई बात नहीं, ये तो सुनने में बढ़िया है। और ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे जो कि अपनी फीलिंग्स को अनाउंस करवा रहे थे। फिर हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी इको पूछ लेती है, क्या तुम लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम कन्फेस करना चाहती हो? तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इको कहती है, मेरा मतलब ये है कि ये प्यार की फीलिंग से अलग हो सकती है। नेने कहती है, हाँ मुझे पता था तुम्हारा मतलब वही है। तभी रिका कहती है, हाँ मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं किसी से कहना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि मैं हमेशा से उसके साथ रूकी बिहेव करती थी। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी गलती नहीं थी बल्कि मेरी गलती थी, बस मैं खुद को सही से समझा नहीं पा रही। और वो आरिसू की बात कर रही थी। फिर नेने भी कहती है, मैं भी कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ जो मैं उसके मुंह पर नहीं बोल सकती। एक इंसान है जिसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, पर मैंने शर्म के मारे उससे बहस कर ली। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। और ये भी आरिसू की ही बात कर रही थी। तभी रिका कहती है, इको क्या तुम किसी को कुछ कहना चाहती हो? तो इको बोलती है, वैसे मैं किसी के साथ वॉइस चैटिंग कर रही थी, लेकिन मैंने अचानक बात बंद कर दी और उसे डरा दिया, इसलिए मैं बस उसे बताना चाहती हूँ कि इस बारे में चिंता ना करे। उसके बाद वो लोग उसके बारे में सोचकर ब्लश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां और आ जाती है जो कि अपने कन्फेशन को अनाउंस करवाना चाहती हैं, लेकिन तभी उनके इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो तीनों लड़कियां वहाँ पहुंच जाती है और उससे पूछती है, सिनोबू आखिर हुआ क्या? तो बताती है, शायद हमारे इक्विपमेंट्स खराब हो गए। और ये सोच सोच कर सिनोबू परेशान हो रही होती है और उसे अपने पास्ट की एक बात याद आती है, जहाँ पर एक औरत उससे कह रही थी, सिनोबू तुम सच में कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए वो ठान लेती है कि वो इसे पूरा करके रहेगी। तो खिड़की खोलती है तो लोग कहने लगते हैं, क्या तुम यहाँ से कहने की सोच रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ से कितनी जोर से बोलना होगा और तुम्हारा गला भी खराब हो जाएगा। तो सिनोबू कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं इसे ऐसे ही बेकार नहीं होने देना चाहती। तभी वहाँ पर आरिसू आ जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, जबकि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो तुम्हें इसे जरूर पूरा करना चाहिए। और उसके हाथ में एक मेगाफोन होता है। वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो कहता है, मैंने पीटी टीचर से चुराया है और इसमें मेरी मदद लेमन चांद ने की थी। पीटी टीचर को बेवकूफ बनाया था। दोनों ने कहा कि वो देखो यूएफओ, तो वो उधर देखने लगता है। और प्रेजेंट में वो कहता है, हमें नहीं पता कि सेटअप को ठीक करने में कितना वक्त लगेगा, तो हम ये नाटक कर सकते हैं कि ये सब प्लान का हिस्सा था। ठीक है, तो सिनोबू अपनी आवाज को सीधा ऑडियंस तक भेजो। तो ये सुनकर सिनोबू उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आरिसू, तुम हमेशा मुसीबत के टाइम कमाल कर देते हो। लेकिन ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आरिसू सिनोबू के कान के पास जाकर कहता है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि हम दोनों क्राइम पार्टनर्स जो हैं। फिर वो उसे मेगाफोन दे देता है। तो मेगाफोन लेकर ऑडियंस के पास जाती है और कहती है, तो अब हम यहाँ से बाकी इवेंट को पूरा करेंगे, तो इसीलिए आप थोड़ा सा पास में आ जाइए। उसके बाद वो इवेंट वापस से शुरू हो जाता है और वहाँ से आरिसू जाने लगता है। वो लोग कहते हैं, आखिर आरिसू कहाँ चला गया? फिर कुछ देर बाद सिनोबू को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक और स्टूडेंट वहाँ पे अपने कन्फेशन को अनाउंस करवाने के लिए आई थी, जिसके कन्फेशन को सुनकर सिनोबू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपने इवेंट को ऐसे ही चालू रखती है और अब वो लास्ट कन्फेशन को अनाउंस करने वाली थी। तो सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, यार अभी तो मजा आने लगा था, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। आरिसू को दिखाया जाता है जिसने अब अपने स्कूल की ड्रेस पहन ली थी। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने अपने स्कूल की ड्रेस क्यों पहन ली? तो वो कहता है, क्योंकि मैं जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था वो सब मैंने पूरे कर लिए हैं, तो इससे कोई भी रूल ब्रेक नहीं होता। उसके बाद आरिसू वहाँ से जाते हुए सिनोबू पर ध्यान देता है कि आज उसने अपनी एक भी लाइन गलत नहीं बोली। और तभी सिनोबू लास्ट कन्फेशन को अनाउंस करने लगती है, जिसमें वो कहती है, मैंने किसी को धोखा दिया जिसने मुझे 3 साल पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन मैं उसकी जिंदगी से गायब हो गई। मैंने कोई वजह नहीं बताई और बाय भी नहीं किया। तो ये सुनकर आरिसू वहाँ रुक जाता है और उसकी बातों को गौर से सुनने लगता है। सिनोबू आगे कहती है, क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात करने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे दूर भागी थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं हमारा वादा निभा पाऊंगी। तो ये सुनकर आरिसू समझ जाता है कि ये जरूर अपोलो ने कहा होगा। सिनोबू आगे कहती है, इसीलिए मैं हैरान थी जब मैंने तुम्हारी आवाज दोबारा से सुनी, और साथ ही मैं डरी हुई थी। मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा होगे क्योंकि मैंने वादा तोड़ दिया, लेकिन उसके बजाय तुमने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया, जो कि तुमने मुझसे पहले किया था। और ये तब की बात कर रही थी जब आरिसू ने ऐलान किया था कि वो इन चारों को प्रोफेशनल बनाएगा। सिनोबू आगे कहती है, तो मैं एहसान चुकाऊंगी और तुम्हें वही बात बताऊंगी जो मैंने तब कही थी। आरिसू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और उसके बाद वो कहती है, दूसरों के लिए इजहार करने की सर्विस अब यहीं पर खत्म होती है। ये सब सुनकर आरिसू के दोस्त उसके पास जाते हैं और कहते हैं, आखिर वो सब क्या था? तो ये सब जानने के बाद आरिसू को पूरा यकीन हो जाता है कि वो अपोलो ही ने कहा होगा। इसलिए वो जल्दी से सिनोबू के पास जाता है। यहाँ पर सिनोबू अपने आप से कह रही थी, मैंने जाकर बोल दिया। तभी आरिसू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, माफ करना, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो आखिरी इंसान कौन था जिसने तुमसे इजहार करवाया? तो सिनोबू कहती है, मुझे नहीं पता कि वो किसने इजहार करवाया, लेकिन वो उसने कहने को कहा था, मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। तभी आरिसू देखता है कि वो बहुत ज्यादा कांप रही है, इसीलिए वो कहता है, ठीक है शांत हो जाओ और मुझे माफ कर देना, मैंने अपना आपा खो दिया था। और वैसे सच बताऊं तो तुमने अपना प्रॉक्सी इवेंट बहुत ही अच्छे से पूरा किया, सच में ये एक शानदार प्रोग्राम था। तो सिनोबू रोते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है, अरे ऐसे रो मत, नहीं
नहीं तो किसी को गलतफहमी हो जाएगी। तभी शिनोबू उसके सीने से लग जाती है और कहती है कोई बात नहीं, समझने दो गलत, अगर वो हमें गलत समझेंगे तो हम सिर्फ एक साथ डांट खाएंगे, आखिरकार हम दोनों क्राइम पार्टनर्स जो हैं। तो कहता ठीक है। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेमन सबको ऑर्डर दे रही थी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और इस जगह को साफ करो। उसके बाद हमें आरिसू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था जब मैं पीटी टीचर के पास मेगाफोन देने गया तो मुझे बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ी जिस वजह से मैं सफाई में मदद नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि मिडनाइट हट्टून शुरू हो गया है और साथ में एक मैसेज भी आया था जिसमें उसे क्लब रूम के पास बुलाया गया था। तो वहाँ जाता है जहाँ पर वो उस स्ट्रिंग फोन को उठाता है। तो उधर से अपोलो कहती है मैं तुमसे आमने सामने बात नहीं कर सकती क्योंकि हमें बात किए हुए पूरे के पूरे 3 साल हो गए हैं। वो उससे पूछता है वैसे तुमने प्रॉक्सी इजहार क्यों करवाया? अपोलो कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए। मैं अपने रेडियो शो से भागी थी और शायद मैं इसे छुपाते हुए थक गई हूँ। वो कहता है जब तुम ये कह ही रही हो तो तुम खुद को दिखा क्यों नहीं देती? लेकिन वो कहती है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं उसके साथ ठीक हूँ, इसीलिए मैंने वैसे भी तुम्हें यहाँ आने को कहा था। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अब लेमन के घर आ गए थे क्योंकि लेमन उन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। नेने कहती है पर हम तुम्हारे घर पर क्यों ये सब कर रहे हैं? लेमन कहती है क्योंकि घर पे पीना सस्ता पड़ता है और वो बियर पीने लगती है। फिर वो लोग उससे पूछते तुमने हमसे कपड़े क्यों चेंज करवाए? वो कहती है क्योंकि कपड़े चेंज करने के बाद तुम्हारे ऊपर स्कूल के कोई भी रूल्स लागू नहीं होते। नेने कहती है जरूर टीचर का एग्जाम गड़बड़ होगा जब तुम उसमें पास हो गई। शिनोबू कहती है वैसे तुम्हारा घर बहुत अच्छा है लेमन चान। इको कहती है मुझे टोस्ट कौन देगा? नेने कहती है चलो ठीक है शुरू हो जाओ प्रेसिडेंट। तो रिका कहती है सबने बहुत अच्छा काम किया लेकिन सबसे अच्छा काम किया शिनोबू ने। तो शिनोबू से थैंक यू बोलती है। तभी नेने कहती है चलो लेमन चान के लिए चेयर्स करते हैं क्योंकि हम सबके पैसे वो देगी। तो कहती है अरे मैंने कब कहा कि मैं देने वाली हूँ, सच में एडवाइजर होना बहुत महंगा पड़ता है। फिर वो बैठते हुए कहती है वैसे मैंने तुम लोगों से कुछ आरामदायक पहनने के लिए कहा था लेकिन तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बन ठन कर आ गई हो। अच्छा हाँ मैं समझ गई, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है आरिसू, तुम अपने परिवार के लिए वारिस पैदा कर सकते हो। नेने कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम लड़कियां घबरा गई हो क्योंकि किसी ने उसे प्रॉक्सी कन्फेशन कर दिया था। नेने कहती है इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आमतौर पर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। इको कहती है मैं बस कुछ नए कपड़े पहनना चाहती थी। वो कहती है मेरा भी वैसा ही है, मेरे पास जो भी था मैंने वो पहन लिया। लेमन कहती है अगर बहाना बनाना ही था तो कुछ अच्छे बहाने बना लेते। फिर वो रीका से पूछती है तुम्हारे पास कौन सा बहाना है? तो रीका कहती है मैंने ये इसीलिए पहना ताकि आरिसू मुझे क्यूट बोले। तो सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसने तो मुंह पर बोल दिया। लेमन कहती है क्या तुमने सुना आरिसू उसने क्या कहा? लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो तो सो गया। रीका उसके पास आकर कहती है तुमने एक अच्छा मौका गवा दिया, लगता है आरिसू अब तुम मुझे इस आउटफिट में कभी नहीं देख पाओगे। उसके बाद लेमन कहती है चलो अब हम ही लोग पार्टी करते हैं लेकिन उससे पहले हमें कुछ बाहर से खाने के लिए ले आना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम क्या लाने वाले हैं। इको पूछती है लेकिन आरिसू का क्या? तो वो लोग कहते हैं चलो इसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे इको आती है जो कि अपना लाया हुआ सामान फ्रिज में रख देती है और वो सीधा आरिसू के बगल में आकर लेट जाती है और उससे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे बताओ तुम्हें शिनोबू ने इवेंट के दौरान गले क्यों लगाया था? क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रही हो? लेकिन तभी वहाँ पर नेने आ जाती है जो कि उसे छुपकर देख लेती है कि वो उसे किस करने वाली है, इसीलिए वो ऐसे दिखाती है कि उसने उसे देखा ही नहीं और वो कह रही होती है अरे मेरा पर्स कहाँ चला गया। उसे देख कर को घबरा जाती है, इसीलिए वो ठीक होते हुए उससे कहती है तुम्हारा स्वागत है घर पर। तो नेने कहती है क्या तुम बाहर नहीं गई थी? इको कहती है हाँ मैं गई थी लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ही वापस आई हूँ। नेने भी कहती है मैं भी अपना पर्स भूल गई थी इसीलिए मैं वापस आ गई, वैसे तुम मुझे बताओगी तुमने क्या खरीदा? तो वो मना कर देती है लेकिन नेने अपने मन में सोचती है रुको क्या मैं इको के रास्ते में आ रही हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्या वो इसे किस करने वाली थी? तभी इको पूछ लेती है तुम यहाँ पर कब से हो? तो नेने हड़बड़ाते हुए कहती है मैं तो बस अभी यहाँ पर वापस आई हूँ, सच में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा और ना सुना। तो इको पूछती है क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तो नेने हैरान होते हुए बोलती है लेकिन ये अचानक से ये वाला टॉपिक क्यों आ गया? इको कहती है पता नहीं बस मैंने पूछ लिया। तो नेने कहती है हाँ मैंने किया है। तो इको ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है क्या सच में तुमने ये कब किया और वो कौन था? नेने कहती है ये हाल ही में हुआ था अगर वो गिना जाए तो, यानी उसी की बात कर रही थी जब उसने आरिसू को मांगा के ऊपर से किस किया था। तभी नेने इको से पूछ लेती है वैसे क्या इको तुम एरेंड बॉय को पसंद करती हो? तो इको ब्लश करते हुए पूछती है ये तुम क्यों पूछ रही हो? नेने कहती है मेरा मतलब ये है कि तुम उसे पहले किस करने वाली थी ना। तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें पता चल गया, तुमने वो सब देख लिया था? तो उससे माफी मांगने लगती है लेकिन फिर भी इको बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे उससे प्यार है या नहीं, पर मैं हमेशा अकेली रही हूँ तो मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। वैसे नेने तुम आरिसू के बारे में क्या सोचती हो? नेने कहती सच कहूँ तो मैं सभी लड़कों से नफरत करती हूँ पर कम से कम वो बाकी लड़कों से बेहतर है। इको कहती है क्या तुम कह रही हो? लेकिन तभी वहाँ पर शिनोबू आ जाती है जो कि कहती है मैं घर आ गई, जिसकी आवाज सुनकर दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। शिनोबू देखती है कि वहाँ तो उन दोनों के जूते थे लेकिन वो दोनों यहाँ पर नहीं है। फिर वो देखती है आरिसू अभी भी सोया हुआ है तो वो उसके पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ पर वो कहती है मैं तुमसे 2 चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। पहला ये कि मैंने तुम्हें इवेंट के दौरान गले लगा लिया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई थी, और दूसरी बात यह है कि मैंने तुमसे झूठ बोला और मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है जो मैं तुमसे कहना चाहती थी और शायद अब मैं वो तुमसे कहने वाली हूँ, जो कन्फेशन इवेंट के दौरान। लेकिन तभी वहाँ पर रीका आ जाती है जो कि कहती है शायद वो लोग भी अंदर आ गए होंगे, जिसकी आवाज सुनकर वो
बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बेड के नीचे जाकर देखती है तो उसे वो दोनों दिखाई देते हैं। तो वो पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग भी कहते हैं हम भी ये तुमसे पूछना चाहते हैं। लेकिन शिनोबू बेड के नीचे चली जाती है और वहाँ पर रिका आती है तो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और आरिसू के पास आकर बैठ जाती है और कहती है अब शायद तुम मुझे उन कपड़ों में फिर कभी नहीं देख पाओगे। फिर वो उसके हाथ को पकड़ के देखती है तो उसे पता चल जाता है वो अभी भी गिटार बजाना सीख रहा है। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है तो वो नीचे झुककर देख लेती है और उनसे पूछती है तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी आरिसू की नींद खुल जाती है और उन लोगों से कहता है आखिर यहाँ पर इतना अजीब माहौल क्यों बना हुआ है, क्या तुम लोगों ने लड़ाई की है। तो इको बताती है नहीं हमने लड़ाई नहीं की, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से जो खरीदने गए थे वो हमने खरीद लिया, पर यहाँ आकर देखा तो सबने वही चीज खरीदी हुई है। तो आरिसू बोलता है इसका मतलब तुम लोगों को केक खाना बहुत ज्यादा पसंद है। शिनोबू बोलती है वैसे तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी इसीलिए मैं शुक्रिया कहना चाहती थी तो मैं केक लेकर आ गई। इको कहती है तुम थके हुए थे तो मुझे लगा कुछ मीठा खाने से तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। रिका कहती है मैं हमारी सेलिब्रेशन के लिए लेकर आई थी। नेने कहती है मैंने इसे खरीदा क्योंकि मुझे ये चाहिए था। शिनोबू कहती है पर 4 केक बहुत ज्यादा है। लेकिन आरिसू कहता है तुम चिंता मत करो मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन खाते हुए उसकी हालत खराब हो रही होती है तो उससे कहते हैं खुद पर इतना जोर मत डालो। वो कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तभी वहाँ लेमन आ जाती है और कहती है तो सब लोग खुश हो जाओ मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ। ये देखकर उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर वो सारा केक खा लेता है और वो मोटा हो जाता है। लेमन कहती है क्या तुम मेरा केक खाओगे। जो केक उसके हाथ में वो उसकी बात कर रही है ठीक है। आरिसू कहता है मेरा दिल इतना ज्यादा भर गया है कि अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक गेम खेलेंगे, जो भी इसमें हारेगा उसे ये केक खाना पड़ेगा। तो वो लोग ब्रिक्स वाला गेम खेलते हैं जिसमें ब्रिक्स को निकाल कर ऊपर रखना होता है और जिससे भी वो गिरेगा वो हार जाएगा। उसके बाद वो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही सही चल रहा होता है। तभी आरिसू को याद आता है कि उसने अपोलो से क्या बात की थी, जहाँ पर आरिसू ने कहा था कि मैंने तुम्हें खुद ढूंढने का फैसला किया था, अगर तुम मेरे सामने अपने आप आ जाओगी तो ये मेरी हार होगी, इसीलिए मैं इस क्लब को ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा और तब मुझे पता चल जाएगा तुम कौन हो। अपोलो कहते तुम सच में इसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, मुझे नहीं लगता कि वो सपना सच होने वाला है। तुम चाहते क्या हो वैसे, क्या तुम मुझे बस यहाँ ढूंढने आए हो। आरिसू कहता है मैं यहाँ पर अपनी एक वजह से आया हूँ जिस बारे में मैं नहीं बता सकता। वैसे भी तुम लोगों की आवाज सामने से सुनने के बाद मैंने खुद का एक नया मकसद ढूंढ लिया। मैं अब आवाज से जुड़ी हुई नौकरी करना चाहता हूँ। मैं कोई भी वॉइस एक्टर नहीं बनूंगा लेकिन मैं एक सपोर्टर बनूंगा। मैं गाने लिखना चाहता हूँ, एनीमे बनाना चाहता हूँ, एक टीवी शो चलाना चाहता हूँ और साथ ही एक लाइव स्ट्रीमिंग चैनल का मैनेजर बनना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और तुम भी मेरे साथ काम करोगी। तो कहती चलो ठीक है देखते हैं, चलो अब तुम अपनी आंखें बंद करो। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी प्रेजेंट में आरिसू देखता है कि उन लोगों ने तो उस ब्रिक्स का टावर बना दिया है। वो लोग कहते हैं कि हमने टीम बनाई ताकि हम तुम्हें हरा सके। आरिसू कहता है तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं हारने नहीं वाला। और वो उसमें से एक पीस को निकालता है तो वो टावर गिर जाता है जिस वजह से उसे वो केक खाना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से अपने घर वापस जा रहे होते हैं। फिर आरिसू वापस से वैसी बात को सोचने लगता है जो कि उसने अपोलो से कही थी। मुझे नहीं पता कि तुम में से अपोलो कौन है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारा फैन था और अभी भी हूँ। मैं सच में खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी आवाज दोबारा से सुनने को मिली। और उसे अपोलो का कन्फेशन याद आता है तो वो कहता है मेरा नाम लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो प्रेजेंट में बोलता है मैंने दोबारा से उसकी आवाज सुनी लेकिन फिर भी मैं पहचान नहीं पाया कि इन चारों में से वो कौन है। तभी वो चारों लड़कियां उससे पूछती है आरिसू क्या तुम थक गए हो, वैसे भी आज का दिन बहुत ही ज्यादा थकाने वाला था, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। आरिसू कहता हाँ बात तो सही है लेकिन तुम लोग भी तो उतना ही थकी हो, लेकिन इतना थकने के बाद हमने स्पोर्ट्स डे को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल बना दिया। उन्होंने कहती है ज्यादा इतराओ मत, वैसे भी मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगा था वो कन्फेशन वाला पार्ट। तो सिनो वो पूछते क्या तुम्हें पसंद आया, तो वो लोग कहते हैं हाँ वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। फिर सुनकर वो कहते हैं मुझे खुशी हुई, इसलिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आरिसू को कुछ याद आता है जो कि उसने उसके आंख बंद करने के बाद उसके कानों में कहा था, लेकिन वो हमें अभी नहीं सुनाया जाता। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका अपनी परफॉर्मेंस कर रही थी। आरिसू कहता है स्पोर्ट डे के बाद से ही यहाँ पर भीड़ काफी बढ़ गई है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की रिका को घूर रही है। तभी रिका की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जिस वजह से रिका अपने गाने को ठीक से गा नहीं पाती। तो ऑडियंस कहने लगती है शायद गिटार में कोई दिक्कत आ गई है। फिर रिका सबसे कहती है माफ कीजिएगा लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तभी आरिसू उस लड़की के पीछे जाता है और उससे पूछता है क्या मैं तुमसे 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन वो लड़की उस पर ध्यान नहीं दे रही थी इसीलिए वो अजीब अजीब चीजें करने लगता है। तो लड़की कहती है अच्छा ठीक है बोलो क्या कहना है। तो आरिसू कहता है मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम शो के दौरान इतनी ज्यादा उखड़ी हुई क्यों थी, क्या तुम्हें उसका शो पसंद नहीं है। तो वो लड़की कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका शो कैसा है। तो आरिसू उसके शो की तारीफ करने लगता है। तो लड़की कहती है रिका जो गाने गाती है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसीलिए कोई भी उसे गा सकता है, सच में वो पहले ऐसी नहीं थी। आरिसू पूछता है क्या तुम उसकी दोस्त थी। तो लड़की वहाँ से जाते हुए कहते नहीं मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। आरिसू कहता है अरे कहाँ जा रही हूँ, मुझे तुमसे और सवाल पूछने हैं। उसके बाद शाम के टाइम कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका बैठकर यही सोच रही होती है अब मुझे अपने खुद के गानों पर काम करना होगा। और काम करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाती है क्योंकि उसे गाने लिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, इसीलिए वो सोचती है उसे आरिसू को इस बारे में बता देना चाहिए। तभी वहाँ पर आरिसू आते हुए कहता है मैं तुम्हारा मेलन सोडा लेकर आ गया। वो कहती है लेकिन मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। आरिसू कहता अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए और वो पीने लगता है। रिका उससे पूछते तुम्हें कैसे
उसे पता था कि मैं यहाँ पर होंगी। तो आरिसु बताता मुझे तुम्हारी पुरानी दोस्त ने बताया, अब मैं भी उसे जानता हूँ। तो रिका कहती क्या तुम माइको को जानते हो? आरिसु कहता अच्छा तो उसका नाम माइको है। वो इतनी जिद्दी थी कि उसने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। रिका समझ जाती है कि उसने उसे फंसाया था ताकि वो उसका नाम जान सके। आरिसु कहता है मैंने उससे थोड़ी बात की क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे शो के दौरान वो गुस्से में लग रही थी। तो रिका कहती है हाँ वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं पॉपुलर गानों को कवर करती हूँ, लेकिन उसे मेरे ओरिजिनल गाने पसंद आते थे। आरिसु कहता है तो तुम ओरिजिनल गानों को क्यों नहीं कवर करती? वो कहती है मैं नहीं कर सकती। वो पूछता क्यों? तो वो कहती है मैं तुम्हें ये नहीं बता रही क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे शर्म आती है। आरिसु कहता है लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें प्रो बनाऊं, तो बताओ तुम्हें मनाने के लिए मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा? रिका कहती है जैसा कि तुम देख सकते हो ये एक कैरियोके रूम है, तो तुम्हें मुझसे बेहतर गाना गाना होगा। आरिसु कहता है एक एक्सपीरियंस सिंगर के खिलाफ एक नॉर्मल इंसान को गाने को कह रही हो। मुझे लगता है सच में तुम्हें बताने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम वो गाना गाओगी जो मैं चुनूंगा। उसके बाद वो एक गाना चुनता है जो कि उसने अपने शो में गाया था। वो कहता है तुम्हें ये गाना गाते हुए डांस भी करना होगा। तो वो कहती है लेकिन ये तो गाने का कंपटीशन था ना। आरिसु कहता है लेकिन मेरे पास कोई हैंडीकैप तो होना ही चाहिए ना। चलो ठीक है जाओ ये स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से जाकर वो गाना गाने लगती है और गाते गाते उससे गलती हो जाती है। आरिसु कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्त को तुम्हारा यही बर्ताव अच्छा नहीं लगता, और वो उसे और भी चीजें बोलने लगता है। लेकिन रिका उस गाने को दोबारा से रिस्टार्ट करती है और फिर से गाने लगती है, और इस बार वो अच्छे से गा रही थी, वो भी बिना लिरिक्स पढ़े हुए। उसे गाते देखकर आरिसु अपने मन में कहता है तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा गाती है और ये मुझे सच में बहुत पसंद आ रहा है। तभी वो उसके करीब आ जाती है और कहती है फिर से बताना मेरा कैसा बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जो कि उसका ऑर्डर लेकर आया था, लेकिन वो देखता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए वो कहता है मुझे माफ करना परेशान करने के लिए, और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रिका का रिजल्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था आपके गाने की एक्यूरेसी थी 95%, यानी उसने बहुत ही अच्छा गाया। फिर वो कहते चलो अब तुम्हारी बारी। आरिसु एक गाना चुनते हुए कहता है मैं अपना सब कुछ इस गाने पे लगा दूंगा, और वो उससे कहता है उम्मीद है कि तुमने अपनी दवाई तैयार कर ली होगी क्योंकि मेरी आवाज इतनी ज्यादा प्यारी है कि तुम्हें ये नशा दिलवा देगी। उसके बाद वो गाना शुरू करता है। उसके गाने को सुनकर रिका कहती है मुझे अब भी उसका गाना ऐसा ही लग रहा है जैसा उसने मेरे साथ उस शो में गाया था। अभी उसके गाने का रिजल्ट आ जाता है जिसमें उसने 75% स्कोर किया था। तो वो कहता है शायद ये मशीन खराब हो गई है। रिका कहते तुम साफ साफ देख सकते हो कि तुम मुझसे 20% पीछे हो। फिर वो उससे पूछ लेती है तुमने यही गाना क्यों गाया, और उस गाने का नाम था हग नोट्स। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको और आरिसु बात कर रहे थे। अभी आरिसु उससे पूछ लेता है तुम्हारी शर्ट पर ये कौन से बैंड का लोगो है? तो बोलती है ये मुझे पसंद है, ये वही बैंड है जो कि रिका को भी पसंद था। तो ये सुनकर आरिसु को याद आता है कि इसी बैंड के बारे में तो अपोलो भी बात कर रही थी कि उसे ये बैंड पसंद है, इसलिए वो उसे बता देता है कि क्योंकि मुझे किसी ने ये गाना सुनने को कहा था। तो कहती चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं अपने ओरिजिनल गाने क्यों नहीं गाती। मेरे पास्ट में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, इसीलिए मैं अपने ओरिजिनल गाने लोगों के सामने नहीं गा सकती। मेरा मतलब है कि मुझे अब डर लगता है। आरिसु पूछता है किस बात से? तो वो बोलते लोगों की उन नजरों से जब वो मुझे जज करते हैं या सोचते हैं कि मैं एक बेकार सिंगर हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे के म्यूजिक को खुद गा सकती हूँ जिससे कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगी। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि दूसरे के म्यूजिक के पीछे छुपना सबसे ज्यादा आसान तरीका है। रिका को अपनी ऑडियंस के जजमेंट से डर लगता है, इसीलिए वो अपने मन में कहता है इसलिए अगर मैंने इसकी प्रॉब्लम को अभी ठीक नहीं किया तो इसका कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा। रिका कहती है मैं एक नया गाना लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन नजरों को याद करके मैं रुक जाती हूँ। फिर सुनकर आरिसु कहता है अच्छा तो ये इसके गाने लिखने पर भी असर डाल रहा है, मुझे कुछ करना होगा। आरिसु वहाँ की कॉफी उठाकर कहता है अच्छा तो तुम्हें लोगों की नजरों से डर लगता है। वो कहते तुम्हें पता है ना वो कॉफी मेरी है। आरिसु कहता मैं भी पहले वैसा ही था क्योंकि मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, और जब ऑडियंस की चुभती हुई नजरें मुझ पर पड़ती थी तो मुझे भी घबराहट महसूस होती थी। तो उससे पूछते तुमने अपने डर पर काबू कैसे पाया? आरिसु कहता भले ही तुम नया गाना ना लिख सको लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे पुराने गाने तो होंगे ना। तो वो कहती है हाँ शायद। आरिसु कहता है फिर तो सब सही हो गया, तुम्हें बस अब अपने उन गानों को स्कूल में परफॉर्म करना होगा जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऑडियंस लेकर आऊंगा। रिका कहती है तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो, पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है जरूरी नहीं है कि कोई नया गाना ही हो, तुम उन गानों को परफॉर्म कर सकती हो जो कि तुम्हारे पास पहले से हैं। रिका कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़े पर्सनल हो रहे हो? आरिसु कहता है ये यामाबू की फैमिली में आम बात है, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। आरिसु कहता है तो ठीक है, हम आज से एक हफ्ते बाद कॉन्सर्ट करेंगे, और उसने उसे रूफ टॉप पर परफॉर्म करने के लिए बुला लिया था, जिस वजह से रिका थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि वो सोच रही थी आरिसु उसके बारे में अब समझता है, और वो अपने मन में कह रही होती है क्या तुम भी उसी आदमी की तरह हो जैसा वो था। फिर हमें उसके एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी उससे कह रहा था मुझे लगा था कि तुम अब इसके लिए तैयार हो गई हो, शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन वो दरवाजा खोलती है और कहती है मुझे माफ करना आरिसु, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसकी तीनों दोस्त बैठी हुई है। फिर वो लोग कहते हैं रिका बहुत वक्त बाद अब हमें तुम्हारा ओरिजिनल गाना सुनने को मिलेगा। तो उनसे पूछती है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाकी देखने वाले कहाँ हैं? तभी वहाँ पर आरिसु आकर कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें अकेले मुसीबत में डाल दूंगा? ऑडियंस की नजरों की आदत डालने के लिए तुम्हें अपने दोस्तों और फैमिली के नजरों से शुरुआत करनी होगी। फिर नेने कहती है तुम्हें बस हमें बता देना चाहिए था और हम तुम्हारी मदद करते इसे बचाने में। और वो दोनों भी कहते हैं हम तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी नजरों से देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम हमारे लिए गाना
गाना गाओगी। फिर आरिसु दरवाजा लॉक करते हुए कहता है परेशानी की कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, चलो अब खुलकर तुम गा सकती हो। उसके बाद वो गिटार लेकर रेडी होती है, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचा रही होती है। आरिसु सोचता है क्या मैंने गलत समझ लिया था कि वो दोस्तों के सामने परफॉर्म कर पाएगी। लगता है उसका ट्रॉमा कुछ ज्यादा ही गहरा है। तभी वो तीनों अपने पास से हौसला बढ़ाने वाले पंखे निकाल लेते हैं और उससे कहते हैं रिका चांद तुम ये कर सकती हो। तो ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं जब रिका उनके लिए गाना गाया करती थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका कह रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। आरिसु कहता है माफ करना, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम परेशान नहीं होती। रिका कहते हैं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आरिसु पूछता मैं अपनी गलती कैसे ठीक करूं। तो उससे कहती है मुझे कैरियोके में ट्रीट दो और प्रैक्टिस में मेरी मदद करो। तो कहता है अगर ये करने से यकीन वापस आ जाएगा तो ये ठीक है। रिका कहती है लेकिन एक बार से कुछ नहीं होगा। वो कहता है क्या मेरा क्रेडिट स्कोर इतना ज्यादा गिर गया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरा क्रेडिट स्कोर अभी कितना है। तो बोलते हैं अगर ये पहले 100 पर था तो अब ये 80 के आसपास है। तो आरिसु कहता है क्या 20 पॉइंट गिर गया। और ऐसे ही कुछ दिन तक रिका उन लोगों के सामने परफॉर्म करती है, जिसका गाना सुनकर नीने को तो रोना ही आ जाता है। ये सब देखकर आरिसु अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं उन्हें खुद गाइड कर सकता हूँ, पर वो मेरा घमंड था, क्योंकि जब किसी दिन उन पर कोई मुसीबत आएगी तो शायद वो मैं नहीं होऊंगा जो उन्हें उसमें से निकालेगा, बल्कि वो उनके बीच का बॉन्ड होगा जो ये करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए तुम लोग एक साथ घूमने क्यों नहीं जाते ताकि तुम्हारी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाए। और वो सब शॉपिंग मॉल पर आए थे, इसीलिए वो लोग उससे पूछते हैं आखिर एक शॉपिंग मॉल ही क्यों। आरिसु बोलता है क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ से स्नीकर्स खरीदने हैं। तो वो लोग कहते हैं अगर तुम्हें वही खरीदना था तो अपने बहन के साथ आते ना। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं वैसे हम लोग कई दिनों से साथ में नहीं घूम रहे हैं। तो आरिसु कहता है जैसे चाहे वैसे मजे करो, अपने इस एरंड बॉय पर ध्यान मत देना। नीने कहती है वैसे भी मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। आरिसु कहता है रुको, मैंने तुम लोगों को साथ में मजे करने को बोला था। और वहाँ पर सिनोबू होती है जो कि आरिसु से कहती है सुनो मिस्टर एरंड बॉय, अगर तुम फ्री हो तो क्या मुझे कपड़े चुनने में मदद करोगे। आरिसु कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या उन लड़कियों से मदद मांगना सही नहीं होगा। तो सिनोबू बोलती है वैसे आजकल मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो उन्हें पता चल जाए। तो वो कहता है अच्छा तो मुझे पता चल जाए तो ठीक है, लेकिन वो आगे चली जाती है और कहते हैं चलो मेरे साथ। उसके बाद वो कई सारे कपड़े ट्राई करके उसे दिखाती है और उससे पूछती है बताओ ये कैसे लग रहे हैं। लेकिन ये सब आरिसु अपनी नोटबुक में नोट कर रहा होता है। और वो कहता है वैसे तुमने अभी तक सिर्फ व्हाइट कपड़े ही ट्राई किए हैं। वो कहती है क्योंकि मुझे सफेद रंग पसंद है। तो ये सुनकर उसे अपोलो की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था मुझे व्हाइट रंग पसंद है। तो कहता है सोचा जाए तो अपोलो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मुझे इन लड़कियों में हमेशा अपोलो की झलक दिखाई देती है, लेकिन अभी भी पक्का नहीं हुआ है कि इनमें से वो कौन है। तभी सिनोबू उससे पूछती है क्या तुम्हारी चुप्पी का मतलब ये है कि तुम्हें ये वाले कपड़े ज्यादा पसंद आए। तो कहता है हाँ ये अब तक का सबसे अच्छा आउटफिट है, तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो। तो शर्मा जाती है और कहती है मैंने तुम्हें इतना ज्यादा भी देखने को नहीं बोला था। उसके बाद आरिसु वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है लेकिन वो बाकी तीनों कहाँ गए। तभी वहाँ पर इको आ जाती है और उसके ऊपर चढ़कर कहती है मेरी मदद करो, ये एक इमरजेंसी है। तो आरिसु उसके साथ चला जाता है जहाँ पर वो बताती है मैंने इसमें 1000 येन खर्चे कर दिए, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे निकाल नहीं पाई। आरिसु कहता बस इतनी सी बात, और वो उसे निकाल कर दे देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे अपने गाल से रगड़ने लगती है। तो वो उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो। इको कहती है मैं इस पर अपनी सेंट लगा रही हूँ ताकि इससे और किसी की स्मेल ना आए। तो ये सुनकर उसे याद आता है कि अपोलो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो पूछता है क्या ये तुम्हारी आदत है। इको कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर वो थोड़ा भड़क जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। अभी दूर से नीने चिल्लाती है ओए एरंड बॉय, क्या तुम थोड़ी टोक्योयाकी खाना चाहोगे, मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर लिया है। तो उसके पास आकर कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे पब्लिक में जोर से एरंड बॉय मत बोलना। नीने कहती है इसमें कौन सी परेशानी हो रही है, चलो आ जाओ चुपचाप मेरे साथ बैठ कर खाओ। अपोलो भी टाकोयाकी खाती थी और उसने एक फ्लेवर का नाम बताया था जो उसका फेवरेट था, इसीलिए वो नीने से पूछता मुझे तुम बता सकती हो कि ये तुमने कौन से फ्लेवर की टाकोयाकी ऑर्डर की है। तो नीने उसे उसका फ्लेवर बता देती है। तो आरिसु थोड़ा हैरान होता है, वो कहता है क्या तुमने इस फ्लेवर का लिया। नीने कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये फ्लेवर इतना ज्यादा पसंद है। आरिसु कहता है चलो खाते हैं। फिर वो कहता है माफ करना, क्या मुझे टूथपिक मिल सकती है। और नीने उसे अपने टूथपिक से खिलाने लगती है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। नीने कहती है मैं क्या करूँ, मेरे पास बस एक ही टूथपिक है। तो आरिसु उसे खा लेता है। वो उससे पूछते तो बताओ कैसा लग रहा है। तो आरिसु पूछता है क्या तुम ये पूछ रही हो कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। नीने कहती है मेरी जैसी लड़की के हाथों से खाकर तो तुम्हें मजा ही आ गया होगा। पर वो कहता है खैर तुम्हें पता है आखिर रिका कहाँ है। तो नीने उसे बताती है वो कह रही थी कि वो नदी के किनारे बत्तख देखने गई है। तो ये सुनकर आरिसु कहता है उसने मॉल की छोड़ दिया, मैं उसे वापस लेकर आ रहा हूँ। टाकोयाकी खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीने कहती है तुम थोड़ा और घबराने की एक्टिंग कर सकते थे, पता है मुझे लग रहा है तुम्हें तंग करने का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी उसके पास एक और टूथपिक था। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों को एक साथ कैरियोके में ले आया था और वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था मैंने कहा था कि तुम लोग साथ में मजे करो, पर क्योंकि तुम लोग मेरी बात मानने से मना कर रही हो तो मुझे लगता है कि हमें अपने प्लान्स बदलने होंगे। इको कह रही थी एक ऐसी सी लाइटिंग है, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। चिनोबू बोलते हैं यार यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है। तभी रिका उठते हुए कहती है आरिसु मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी छोटी सी वो कैरियोके डेट बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तो ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहती है ठरकी, इको कहती है छिचोरा, सिनोबू कहती है खिलाड़ी। आरिसु कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे ये सब सुनना पड़े। रिका कहती है सबसे पहले मैं गाऊंगी, और आरिसु वो जो तुमने मेरे लिए गाया था अब मैं भी तुम्हारे लिए उसकी भरपाई के तौर पर गाऊंगी। और वो भी हग नोट्स बैंड के
एक गाने को गाने लगती है। आरिसू अपने मन में कहता है सेम कलर और सेम स्वाद पसंद आना अलग बात है, पर क्या तुम्हें वही सेम नीस बैंड पसंद आ सकता है जो सालों पहले अलग हो गया था? क्या ये किसी तरीके का मैसेज है? रिका कहीं तुम सच में? लेकिन तभी वो तीनों भी गाने लगते हैं। तो आरिसू कहता है अरे रुको, क्या तुम लोगों को इस बैंड के बारे में पता है? तो वो लोग कहते हैं हाँ हमें पता है, हम लोग तो इस बैंड को बहुत पसंद करते थे। आरिसू कहता है लेकिन इस बैंड के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि स्कूल में कोई उसकी एक सीडी लाया था। तो आरिसू पूछता है वो कौन लाया था? तो लोग कहते हैं वो तो हमें याद ही नहीं। आरिसू को याद आता है कि अपोलो सच में एक भुलक्कड़ थी। यहाँ पर इस एनीमे का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे करवा दीजिए 5000 लाइक और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।